स्टार्ट करें। आ गए सब। और भी है क्या है? एक टूल है, विजुअलाइजेशन टूल। समझे? हाँ, तो ये डाउनलोड कर लेना है आपको। तो पावर भी डाउनलोड कर लेना, तो पहला इंटरफेस इसी तरीके से आपको दिखेगा। तो ये पहला इंटरफेस है। इसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली विजुअलाइजेशन से स्टार्ट कर। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि विजुअलाइजेशन करने के लिए आपके पास जो डेटा होगा वो अनक्लीन होगा, है ना? तो इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो या तो आप एक्सेल के साथ कर लो, पाइथन के साथ कर लो, मतलब अलग टूल्स का भी यूज कर सकते हो। या तो फिर पावर बीआई में खुद का होता है पावर क्वेरी एडिटर, उनके साथ भी क्या कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग का काम कर सकते हो। हम्म। तो वो सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेटा कैसे लोड करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है डेटा का, दिख रहा है यहाँ पे। ये आपका डेटा का सेक्शन है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास क्या है, मल्टीपल डेटा सोर्स है। क्या आप इनमें से कोई भी डेटा सोर्स का यूज करके क्या कर सकते हो, डेटा कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग के पास जो भी डेटा था वो बाय डिफॉल्ट सीएसवी में है या फिर एक्सेल में है अभी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, या तो एक्सेल से डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या तो फिर गेट डेटा, मतलब आपके पास क्या होगा, मोर ऑप्शंस होंगे। तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, गेट डेटा। एंड देन आपका जो भी होगा, मोर पे क्लिक करके आप इसका जो भी फॉर्मेट होगा डेटा का, आप क्या कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्या है, हर एक चीज का आपको दिया हुआ है कि कहाँ से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो हर एक चीज का मेथड होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सीएसवी का है, तो ये हमारा फाइल है, तो आपको फाइल टाइप दिखेगा कि डायरेक्टली अगर फाइल आपको इंपोर्ट करना है तो किस टाइप का फाइल होना चाहिए। एक्सेल फाइल भी चलेगा, सीएसवी, या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में वाईएमएल का, जेसन का फोल्डर हो तो। एंड देन ये सारी चीज क्या है, रिक्वेस्ट बेस है कि यूआरएल के बेस पे हम लोग कैसे डेटा क्या कर सकते हैं, इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इतना देखा था। देन जैसे आप डेटा इंपोर्ट करोगे, तो आपके पास क्या होगा, डेटा क्लीनिंग का ऑप्शन डायरेक्टली वहां पे आ जाएगा कि आप डेटा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो या फिर डायरेक्टली क्या करना चाहते हो, विजुअलाइज करना चाहते हो। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपके पास ओपन होगा पावर क्वेरी एडिटर। जो आपका ये इंटरफेस नया वाला ओपन होगा उसको बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है। आप उसमें क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। पावर क्वेरी मतलब डेटा ट्रांसफॉर्म में जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है क्वेरीज पे, यहाँ पे क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो। और ये हमने जो डेटा लिया वो क्या है, सुपर स्टोर सेल्स का डेटा है, जो एक्सेल पे या फिर आपके पास है पहले से होगा। तो वही डेटा हम लोग यूज कर रहे थे पिछले क्लास पे। हम एक बार ब्रीफ बता रहे हैं सारी चीजें। कार सेल्स का ये हमारे पास सुपर सेल्स का स्टोर था। आप डिस्कॉर्ड पे हो तो उसमें 306 का होगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा सुपर स्टोर का डेटा। हम्म। तो ये आपका क्या होगा, डेटा लोड हो जाएगा। देन इसमें हमने बताया था कि क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। 306 ये डेटा इंपोर्ट करने के बाद आपके पास तो हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म पे सारे वक्त कर रहे थे। स्टार्ट होने तो क्या दिक्कत आ रही है, डीएसआई 306, 306 है ना, पावर बीआई ये है। D306 है, उसके अंदर पावर बीआई होगा, उसमें आपको डेटा मिल जाएगा। ये एक्सेल का फॉर्मेट में डेटा है, तो आप एक्सेल से क्या करना, इंपोर्ट करना। हाँ, हमारा इंटरफेस ये पावर क्वेरी। इसमें हमने क्या बताया था, ट्रांसफॉर्म का बताया था सारी चीजें कि ट्रांसफॉर्म में क्या चीजें हैं, किनका क्या वर्क है, क्या यूज केस है। कौन सा? ट्रांसफॉर्म में क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को प्रिपेयर कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आपको दिख रहा है ना, यूज द पावर क्वेरी एडिटर टू कनेक्ट, प्रिपेयर एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। उसका हाँ। ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको ये ओपन होगा विंडो। देन इसमें सारी ऑप्शंस आपको दिखेंगे, आ जाएगा। भूल गए? आपको बताया था ना, अभी यहाँ पे है ना, एक्सेल है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल पे क्लिक करोगे, गेट डेटा पे। इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, डेटा सोर्स आपको क्या करेगा, पाथ पूछेगा, आप क्या कर सकते हो, वहां से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। हो गया। इसमें किन चीजों का क्या मीनिंग था, क्वेरी का क्या मीनिंग था, यहाँ पे क्वेरीज किसको बोल रहे थे,
नहीं, जितने भी टेबल्स होते हैं ये हमारा साफ है क्वेरीज। देन ये सारा चीज हम लोग मैनेज करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेबल से रिलेटेड चीजें मैनेज करते हो, मतलब उनका डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो प्रॉपर्टीज। रिकॉर्डिंग ऑन है। एडवांस क्वेरी में क्या करते थे कि आप कोड के थ्रू सारी चीजें कर सकते थे। मैनेज में क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स के बेस पे करते थे, और आपको अलग से ऑप्शंस मिल जाता था रोज एंड कॉलम्स के लिए। दिख रहा है? आपको यहाँ पे क्या था कि आपको कौन सा कॉलम रखना है, कौन से कॉलम्स में डिलीट करना है, वो सारी चीज आप क्या कर सकते थे, यहाँ से यूज कर सकते थे। आपके पास था कि कौन से कॉलम में जाना डायरेक्टली, अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ज्यादा है तो। देन रिमूव कॉलम्स का मतलब है कि आप किसके बेसिस पे डेटा रिमूव, सॉरी कॉलम्स रिमूव करना चाहते हो। इसी तरीके से रोज बेस था कि रो में हम लोग कौन सा रो रखना चाह रहे हैं। देन रिमूव में क्या था, सेम ऑप्शंस कि आप कौन सा रोज डिलीट करना चाहते हो। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, टॉप रोज, बॉटम रोज, या फिर अल्टरनेटिव, या फिर डुप्लीकेट्स जितने हैं वो सारा क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो। देन ये सारी चीजें थी। देन सॉर्टिंग का ऑप्शन था आपके पास कि आप सॉर्टिंग क्या कर सकते थे, तो क्लिक करके असेंडिंग और डिसेंडिंग में ला सकते थे। स्प्लिट कॉलम का क्या मीनिंग था? कॉल तो आप क्या करते हैं, अलग अलग ऑप्शंस के बेसिस पे यहाँ पे कर सकते थे। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन दिया हुआ आपके पास कि डिलीमीटर के थ्रू कर सकते थे। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कि 5 कैरेक्टर्स पहले में आने चाहिए, उसके बाद के दूसरे में, इस तरीके से आप कर सकते थे। तीसरा क्या, पोजीशंस बेस, क्या आप इंडेक्स बेस कर सकते थे। देन आपके पास क्या था कि अगर लोअर अपर दोनों मिक्स हैं तो लोअर को अलग, अपर को अलग रखना है, तो इस तरीके से। इसी तरीके से अगर स्टार्टिंग में अपर देन लोअर करना है तो वो सारी चीजें कर सकते थे। डिजिट टू नॉन डिजिट, अगर कोई डिजिट है और उसमें क्या कर सकते हो आप, नॉन डिजिट जितने भी कैरेक्टर्स है उसको क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। देन ग्रुप बाय, जो हमारा क्या था, एसक्यूएल का, सेम इसमें भी सेम काम होता था। देन सेम ज्वाइन। ग्रुप बाय में क्या करते थे, इतना समझ में आया था? इतना समझ में आया था चीजें, इसमें कोई प्रॉब्लम? देन फिर हमने एक मर्ज का चलाया था। ये था, फिर क्या था, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। बाय डिफॉल्ट कभी कभी क्या होता है कि आपका जो हेडर होता है ना वो रो में चला जाता है, तो आप क्या कर सकते थे उस टाइम, उसको यूज कर सकते थे एज अ हेडर। देन रिप्लेस वैल्यू, अगर आपके पास कोई ऐसा वैल्यू जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक के रिप्लेस कर सकते थे। देन मर्ज एंड अपेंड था जिसमें टाइम लगा था। मर्ज क्या होता है, हाँ ज्वाइंस बोल सकते हो, कि हमने जो ज्वाइंस देखा था ना वो सेम आपका यहीं पे है।
आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली यहीं पे मर्ज करके एक ही टेबल में सारा डेटा लाके क्या कर सकते थे, विजुअलाइज कर सकते थे, या तो फिर बाद में डेटा मॉडल के थ्रू अलग अलग कनेक्शंस कर सकते थे। देन अपेंड क्वेरी क्या बोलता था, कि सेम डेटा क्या है अलग अलग फाइल में या फिर अलग अलग सीट में, तो क्या कर सकते हो, एक ही सीट में ला सकते थे। हाँ, मर्ज हमारा ज्वाइंस की तरह काम करता है। और अपेंड मर्ज क्या करता है कि सेम फाइल है, उसका डेटा क्या अलग अलग फाइल्स में है, तो सारे डेटा को एक ही फाइल्स में लाने के लिए अपेंड करते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम शुड भी सेम होना चाहिए, नेम भी सेम होना चाहिए। तब हमारा क्या था, जैसे जनवरी का डेटा फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का रहता है, लेकिन जो फॉर्मेट रहता है सेम रहता है ना। तो क्या करते हैं कि सबको एक ही ईयर में लाना रहेगा, पूरा 2024 का एक ही सीट में लाना है, तो क्या करोगे, सबको आपस में मर्ज करेंगे ना। तो सॉरी, उसमें फिर क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। कौन सा, कहाँ पे, कहाँ पे दिख रहा है। अच्छा ये, इसमें हम लोग पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं। हाँ, वो आगे जाके क्रिएट करेंगे। ये क्या करता है ना कि आपका जो भी विजुअलाइजेशन पे होते हैं ना, वो आपको डेटा मॉडल पे नहीं दिखता। डेटा मॉडल मतलब कि आप जब क्वेरी चेंज करोगे ना, मतलब आप ज्वाइंस करोगे, तो उसका इम्पैक्ट आपके पैरामीटर्स में नहीं होगा। मतलब ये थोड़ा सा डायनेमिक हो जाता है, कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली न्यू पैरामीटर क्रिएट करोगे और उनके बेसिस पे क्या करोगे, अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब बोल सकते हैं आप तरीके, एक तरह का फिल्टर स्लाइसर जिसको बोल सकते हैं, तो वो होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते थे, अपना पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। तो भी हम लोग देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। देन ट्रांसफॉर्म में भी यही सारे ऑप्शंस थे। फॉर्म्स में क्या होते हैं कि जो मोस्ट कॉमन चीज आप यूज करोगे वही आपको यहाँ पे शो होगा। देन ट्रांसफॉर्म में सेम चीज आपको शो हो रही है, दिख रहा है कि आप किसी भी कॉलम के साथ क्या कर सकते थे, यहाँ पे चूज कर सकते थे। एक्सेल में डेटा क्लीनिंग में बेसिकली होता क्या है कि नल वैल्यूज हटाओगे, अनवांटेड डेटा की जो कॉलम्स आपको जरूरत नहीं उसको डिलीट करोगे, रोज जो क्या है अननेसेसरी उसको डिलीट करोगे। तो ये चार पांच ऑप्शंस होते हैं जो आप बार बार क्या करते हो, रिपीट करते हो। जैसे यहाँ पे क्या रो नंबर्स है, या फिर मान लो रो आईडी है, उसकी जगह पे हमारे पास ऑर्डर आईडी पहले से है, तो ये कोई काम का नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए आपके पास क्या है, कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कोई भी चीज आपको डिलीट करनी रहेगी या फिर कोई भी ऑपरेशन करना होगा ना, तो डायरेक्टली आप इसको क्लिक करके क्या कर सकते हो, यहीं से वो ऑपरेशंस फुलफिल कर सकते हो। तो ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। तो आप क्या करो ना, ओपन करो, लेकिन मैंने उसकी कोशिश कराई, आप इसको सेव करके डाउनलोड करो। इसके डाउनलोड कर लो ना, तीन लेटेस्ट के बीच में आ जाएगा। तो वो फाइल क्लिक कर लेता हूँ। हाँ। तो दोबारा आप सेव करोगे ना, लेटेस्ट क्या होगा, वो सेव हो जाएगा। स्प्लिट कॉलम हमने देखा। फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है, एक्सेल में फॉर्मेट क्या था, क्या आप टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अपर है तो लोअर, लोअर है तो अपर, फिर कैपिटलाइज। स्ट्रीम का ऑप्शन, स्ट्रीम क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले का, मिडिल में अगर स्पेस होगा तो वो रिमूव नहीं करेगा। स्प्लिट। और क्या था हमारे पास, क्लीन, क्लीन क्या करता है, दोनों में कोई डिफरेंस है, ट्रिम और क्लीन। ये क्या करता है ना, नॉन प्रिंटेबल, ये बताया था पिछले क्लास में भी, कि जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होंगे उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर देगा। ट्रांसफॉर्म डेटा। देन ऐड प्रीफिक्स सुफिक्स, जो हमने बताया था कि ग्रामर में होते हैं या फिर नॉर्मली क्या बोलते हैं हिंदी में। हाँ, वही सारी चीजें क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। पर्टिकुलर मतलब कि मान लो कि आपके पास ये है ना, ऑर्डर डेट और ऑर्डर आईडी है, दोनों को आपस में क्या करना चाह रहे हो आप, या फिर क्या कर सकते हो, इसमें क्या करते हो, सी है ना, तो आप इसमें क्या करो, कुछ ऐड करना चाहते हो। हम्म, तो अगर पहले ऐड करना चाहते हो तो प्रीफिक्स ले लोगे, अगर बाद में ऐड करना चाहते हो तो सुफिक्स ले लोगे।
तो जैसे ये हमारा क्या है, हाँ जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हो, कि जब भी हमें यूनिक आईडी बनानी रहती है ना, तो हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पूछता है कि आप कौन सी वैल्यू ऐड करना चाहते हो। एट द एंड ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द कॉलम, इसमें कोई भी जो भी चीज होंगी वो हर एक कॉलम्स में क्या होगा, हर एक डेटा के लिए क्या होगा, आपका अटैच हो जाएगा। हम्म, प्रीफिक्स में आगे आईवी आईएनए जो भी हमारे वो कर सकते हो आराम से। हमें पता क्या है, मर्ज कॉलम। जैसे हम क्या करना था, दो कॉलम्स है, उसको क्या कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे। अब दो कॉलम को आपस में क्या करना है, मर्ज करना है। तो कैसे कर सकते थे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कस्टमर नेम है और सेगमेंट है, ये दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करते हो, दोनों को सेलेक्ट करते हो ना, तो आपके पास यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मर्ज कॉलम, दिख रहा है। तो जैसे आप मर्ज कॉलम करोगे तो क्या होगा, दोनों चीजें आपस में अटैच हो जाएंगी। कहाँ पे, अच्छा ये क्या करता है, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज पे, और उसके बेस पे क्या कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते थे। जैसे हमारे पास एक्सेल में पिवट का काम था, उसमें क्या करते थे, स्पेसिफिकली हम लोग रोज एंड कॉलम में डेटा डालते थे और उसके बेस पे कैलकुलेशंस करते थे। तो वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कि आपको पूरा जो भी है, कि आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, कि जो भी उसका ओरिजिनल डेटा सेट है उसी फॉर्म में दोबारा लाने के लिए। करना है। तो फिर से क्या करोगे, स्प्लिट कर दोगे। तीन जोन को सिलेक्ट इस मर्ज में क्या होगा कि एटलीस्ट आपको दो कॉलम्स चाहिए ही चाहिए, दो से ज्यादा भी कर सकते हो। सिलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ, कि कंट्रोल क्लिक करोगे और जिस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है उसमें क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। देन आप क्या करोगे कि नॉर्मली मर्ज पे क्लिक करोगे तो आपस में क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे। ये हमने मर्ज पे क्लिक किया, और ये पूछ रहा है कि बीच में कोई सेपरेशन पॉइंट रखने हैं या नहीं रखना है। तो मैं सेपरेशन पॉइंट में स्पेस ले लेता हूँ और नए कॉलम का नेम रख देता हूँ। हम्म, ये दोनों, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये दोनों कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे फिर, क्योंकि हम लोग कहाँ पे ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्म में। तो वो दोनों हट के क्या होंगे, सिर्फ आपका एक नया कॉलम बचेगा जो आप क्रिएट कर रहे हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो आपने मर्ज किया है, आप इसको क्या कर सकते हो, सेटिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, दोबारा इंप्रूव कर सकते हो क्या चीजें आपको क्या करना है। या तो फिर क्या करोगे, इस स्टेप को ही क्या करोगे, डिलीट कर दोगे यहाँ से। तो ये ऑप्शन है आपके पास, अप्लाइड स्टेप्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, मर्ज क्वेरीज। कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कहाँ पे है, अच्छा क्वेरीज होम पे देख रहे होंगे आप, ट्रांसफॉर्म में ना। ट्रांसफॉर्म में जो भी काम होगा वो सेम कॉलम पे होगा, और आप ऐड कॉलम पे क्लिक करोगे ना तो सेम यही सारी चीजें वर्क होंगी, बट क्या करेगा, वो हमेशा न्यू कॉलम पे काम करेगा। कि जो भी चीजें कैलकुलेशंस करोगे क्या करेगा, वो न्यू कॉलम क्रिएट करेगा, देन उसमें सारे डेटा को रखेगा। नहीं, डिलीट कर सकता है या फिर उसी में चेंजेस कर देगा। जैसे हम लोग न्यू कॉलम्स मर्ज कर रहे थे तो पुराने वाले को क्या करेगा, वो डिलीट करके उसको मर्ज कर रहा है। देन फिर इसको अभी कहाँ पे, एक्सट्रैक्ट, आप इसमें से क्या लेना चाहते हो। जैसे आपके पास था लेंथ का फॉर्मूला, जैसे हम लोग यूज कर रहे थे एलियन, तो वो जितने भी फंक्शंस थे ना वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक के थ्रू मिल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि लेंथ, लेंथ क्या करेगा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करके देगा। देन आपके पास क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, इस तरीके से फाइंड करना चाहो कर सकते हो। देन रेंज, क्या आप स्पेसिफिक एक रेंज प्रोवाइड करते हैं, उसी के बीच का आपका डेटा क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। हम्म, नहीं, वो पूरा वो स्टेप जो आपने अप्लाई किया है, वो सिर्फ रिमूव होगा। हाँ, तो अगर आपने उस स्टेप में वो सारी चीजें की थी, तो अगर स्टेप रिमूव होगा तो उनमें जो क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा वो भी तो डिलीट होगा ना। हाँ, तो फिर से आप अप्लाई कर दो मर्ज का ऑप्शंस, अगर आपको दोबारा फिर से, आपके पास वो पुराना डेटा रहता ही है, दिख रहा है। आप जितने भी स्टेप अप्लाई करते हो वो आपको यहाँ पे दिखा। चलो ठीक है। हम्म,
हो गया, ये मर्ज हो गया। हम्म अब आपको कट करना है, हम्म करोगे कट तो वो डेटा किसको देगा आपको? तो ये जो मर्ज था ना, तो इन दोनों कॉलम्स को लेके था ना, तो ये वापस पुराने ही फॉर्म में आ गया। उसका इन जो दोनों को पुराना लेके फॉर्म था वही एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर स्प्लिट कर लो, क्योंकि अगर आपको सिंगल कॉलम में से अलग अलग कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो स्प्लिट ही कर लेते हैं। आपने हमको कस्टमर नेम में दो कस्टमर नेम तो जो लिखा हुआ है उसको दो कॉलम में लेके आना, दो कॉलम में लेके आने के बाद हम्म अब मैंने स्प्लिट कर लिया हाँ, इसको। तो स्प्लिट कर लोगे। एक सिंगल कॉलम में लेके आने के बाद नाम तो फिर जिसमें आपके पास होंगे, फर्स्ट नेम जिस कॉलम में होगा, लास्ट नेम जिस कॉलम में होगा, दोनों को सेलेक्ट करोगे और मर्ज कर दोगे दोनों को। हाँ, ठीक है। सारी चीजें क्लिक थ्रू है यहाँ पे, जो एक्सेल में किया था ना वही काम कर रहे हैं इसमें भी। गलती से नहीं हुई। बस एक बार बटन आपको याद रखने कि कौन से बटन कहाँ पे हैं। एक्सट्रैक्ट में देख रहे थे, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर और आफ्टर डेलीमीटर, और एक क्या है बिटवीन। जो हम लोग क्या कर रहे थे, रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल रही है कि आपको कौन सा डेटा चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, एक रेंज पे नेम चाहिए, या फिर क्या करते हैं डेलीमीटर से पहले का, कि मुझे कि फर्स्ट नेम सारा वैल्यू चाहिए। तो डेलीमीटर हमारा इसमें क्या है, देख सकते हो कि हर एक नेम के बाद क्या है, फर्स्ट नेम के बाद एक स्पेस है, देन लास्ट नेम है। तो हम चाहते हैं जो हमारा डेलीमीटर है वो क्या है, एक स्पेस है। तो आप जैसे स्पेस पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ क्या रखेगा, फर्स्ट नेम रखेगा, और लास्ट नेम को रिमूव कर देगा। इसका सेकंड जो होगा उसको रिमूव कर देगा। सेपरेशन पॉइंट बोल सकते हो उसको, कि आपको किसके बेसिस पे सेपरेट करना है। तो कहीं ना कुछ कॉमन होगा तभी वो सेपरेट होगा ना। तो हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कॉमन क्या था, कि हर एक बीच में क्या था, स्पेस रहता है। वही स्पेस के बेसिस पे आप देखोगे सिर्फ क्या बच गया, हमारा फर्स्ट नेम बच गया। तो हमने इसमें क्या किया था, डिलीमीटर से पहले जितने भी वैल्यूज थे वो टेक्स्ट थे, वो क्या करना था, हमें रखना था, और बाकी के डिलीट करने थे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डेटा एक्सट्रैक्ट करते टेक्स्ट हो। बिफोर डेलीमिट, तो जो उसके पहले स्पेस आया फिर उसके बाद वाला सारा रिमूव कर दिया, हम्म, और आफ्टर में स्पेस के पहले वाला रिमूव कर दिया। हाँ, आपके पास जो लिखा हुआ है वही उसका मीनिंग हो गया। रेंज में क्या होगा, कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए। कि रेंज पे क्लिक करोगे ना तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से होगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए। कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 से होना चाहिए, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 होने चाहिए। तो सब में से क्या देगा, 4 कैरेक्टर्स ही देगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो। डैशबोर्ड क्रिएट करना होगा तभी यूज होगा, अदरवाइज नहीं होता है। किसमें, हाँ, क्योंकि उनको क्या रहता है ना, कभी कभी डैशबोर्ड पे भी दिखाना रहता है। पावर भी क्या है ना, कि आप बेसिक डैशबोर्ड बनाना चाहते हो फ्री वर्जन में इजीली बना सकते हो। अगर कंपनी छोटी है तो इन्हीं का यूज करती है, अगर उनको दिखाना हो तो। और ये एक ही बार सेट कर देते हैं, उसमें डेटा अपडेट होकर के फिनिश हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कंपनीज में जाते हो ना, जो मीडियम कंपनी तक होती है, तो वहां पर एक्सेल पे ही सारा काम कर लेते हैं। तो हाँ, उसमें क्या है, जैसे डेली या मंथली वाइज देते हैं ना, तो वो कैसे कनेक्ट करते होंगे फिर वो? डायरेक्टली डेटाबेस से रहता है। डेटा आपके पास जो रहता है क्या, वेबसाइट में, ये मान लो कि आपका क्या है, अमेजोन का वेबसाइट है, इसमें आपका डेटा आ गया। देन ये क्या होगा, किसी डेटाबेस से कनेक्ट होगा बिहाइंड द सीन, है ना। तो ये तो अगर ना हो हम हमें हमें करना पड़ेगा ना। हर एक चीज के लिए अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, फ्रंट एंड और डेवलपर्स, इसको बोलते हैं वेब डेवलपर्स, इसको बोलते हैं एसक्यूएल डेवलपर। हर एक का टीम होता है अपना। देन इसको क्या कर सकते हो, आप किसी भी चीज के साथ कनेक्ट करके अपना डेटा शेयर कर सकते हो। तो ये डेटा पहले कनेक्ट हुआ अपने फ्रंट एंड के साथ, इसी तरीके से वो क्या होगा, सप्लाई चेन के साथ कनेक्ट होगा। इसी के साथ क्या होगा, कि उनका जो ऑनर्स होंगे उनके साथ कनेक्ट होगा। इसी तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने पावर बीआई के साथ। तो इसको क्या कर सकते हो, अपने पावर बीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन जो डेटा आपको दिखाना रहेगा पावर बीआई में, जैसा दिखाना रहेगा आप वैसा क्या करोगे, विजुअलाइज करोगे। इस ऑनर को जिस टाइप का डेटा दिखाना रहेगा उस टाइप का डेटा इसके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे पास सप्लाई चेन में जो डेटा दिखाना दिखाना होगा वो सारी चीज आप क्या करोगे, इसमें शो करवाओगे। एक ही डेटाबेस से सारे कनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से आपका क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में क्या होगा, जैसे आपने ऑर्डर किया तो वो डेटाबेस में क्या होगा, सेव होता है। अगर यहाँ पे सेव हो गया तो इजिली क्या होगा, डायरेक्टली ये सारी चीजें क्या है, कनेक्टेड है। तो इसमें डायरेक्टली क्या होगा, डेटा रियल टाइम में शेयर हो जाता है। तो जैसे रियल टाइम में शेयर हो गया, तो आपने ये क्या किया, पावर बीआई में भी क्या बनाया, डैशबोर्ड बनाया, तो वो भी क्या होगा, रिफ्रेश होगा डेली के बेसिस पे, या फिर जो भी आपका मिनट के बेसिस पे जो भी आप लगाना चाहो उसके बेसिस पे क्या होगा, रिफ्रेश करोगे तो नया डेटा इसके अंदर आएगा, जो भी आपका सीट है।
इसके अंदर नया डेटा आएगा, तो नया डेटा आएगा तो विजुअल्स भी क्या होंगे, नए डेटा के बेस पे चेंज होंगे। इसी तरीके से चलता रहता है वो एक्सेल में भी। ये क्या है, सिर्फ स्टेप्स है, इसीलिए क्या होता है स्टेप के बेस पे सारी चीज रखता है। ये जितने भी पावर बीआई में स्टोर रखता है ना, वो आपके एक्चुअल डेटा में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो यही इसका एडवांटेज होता है पावर बीआई में, कि आपके एक्चुअल डेटा में कभी भी ये चीजें चेंज नहीं होती। तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है कि आप डेटा लोड करते हो और जितना आपको नीड है उतना ही डेटा यहाँ पे रखते हो। इतना समझ में आया? देन आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि 70% टाइम रहेगा कि आपके पास डेटा क्लीन होके आएगा। क्योंकि अगर वो डेटाबेस में रख रहे हैं डेटा यूज करने के लिए, तो उनके पास अलग से टीम होती है कि उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। और एसक्यूएल में हमें पता है कि सारी चीजें हम लोग पहले से डिफाइन करके रख देते हैं ना टेबल में, कि उसमें कौन से कंडीशंस होने चाहिए, कौन से कॉलम में क्या कंडीशंस लगेगा। तो वो एक लेवल हो गया डेटा इंप्रूवमेंट का। अगर फिर भी वहां पे कोई नल वैल्यूज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं। समझे? तो ये काम होता है, तो यहाँ पे हम लोग वही सारी चीजें करते हैं। तो डेटा एक्सट्रैक्शंस जो आपका बेसिक्स फॉर्मूला होगा, वो सारी चीजें आप यूज करोगे। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, पार्सर। जो हमने बताया था कि आप अगर डायरेक्टली इंटरनेट से डेटा लाते हो तो आपके दो फॉर्मेट ज्यादातर यूज होते हैं, एक्सएमएल और जेसन। ये नॉन स्ट्रक्चर है। अगर आपका टेबल फॉर्मेट में डेटा नहीं आ रहा है कहीं पे भी, जैसे इस फॉर्मेट में है ना, आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, या तो वो जेसन फॉर्मेट में होगा या फिर एक्सएमएल। जेसन या फिर एक्सएमएल, उसमें क्या होता है, डिक्शनरी टाइप का होता है, मतलब कीज एंड वैल्यू पेयर में होता है हमेशा। नहीं, जेसन में। और एक्सएमएल में भी क्या होता है, कीज एंड वैल्यूज के पेयर में होता है, लेकिन वो क्या होता है, उसमें ज्यादा कोडिंग होती है। हम्म। दोनों का काम सेम है। कि जो काम जेसन करता है, जेसन ये दोनों का काम क्या है, कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बस। मतलब एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में ले जाना, या फिर डेटाबेस से फ्रंट एंड में ले जाना, डेटाबेस से बैकएंड में ले जाना, या फिर बैकएंड से आपको कहीं और पे लेके जाना है तो वो ले जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या कर सकते हो, अमेजोन का या फिर उनके साइट्स को अपने एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे यूट्यूब का रहता है, देखते हो बहुत सारी कंपनीज है जो यूट्यूब को क्या करती है, अपने पेज में दिखा देती है। उसमें लिमिटेड एक्सेस फिर आपको देती है। जितना एक्सेस आपको यूट्यूब में रहता है, अगर उसके वेबसाइट में जाते हो तो थोड़ा सा कम रहता है ना। जैसे आप प्रीमियम कभी किसी का ज्वाइन किए हो। नहीं नहीं, यूट्यूब में ज्वाइन का बटन आता है ना, कि ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या रहते हैं, कुछ एक्सेस रहते हैं। या तो फिर क्या कोई क्या करता है कि अपना खुद का एक पूरा यूट्यूब का पेज ही बना लेता है। तो उसमें कितना किसको एक्सेस देना रहता है आप खुद डिफाइन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें रहती है। तो वहां पे डेटा कैसे जाता होगा यूट्यूब से, तो वही फॉर्मेट में जाता है, या तो जेसन फॉर्मेट में जाएगा या तो एक्सएमएल में। हम्म, ताकि उसमें लिमिटेड एक्सेस हो। तो उस फॉर्मेट में अगर आप डेटा एक्सेस एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट आप हमेशा टेबल फॉर्मेट में डेटा लाओगे। फिर नंबर कॉलम्स, नंबर के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम्म, जैसे सबसे मोस्ट कॉमन चीजें क्या थी, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस, यही सारी चीजें आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो। लैपटॉप का चार्ज यहाँ पे है, एचपी का है। कि मैंने कौन कौन सा फंक्शन हमने देखा था, बता सकते हो? नहीं, कोई नहीं देख। स्टेटमेंट, लेकिन ये चार्जर पिन नहीं है। कोई नहीं, मिलेगा, आता हूँ।
तब तो कहीं भी नहीं है। कल एग्जाम था उसके ग्रेजुएशन का। और फिर मैं सर मैंने एग्जाम है उसके बाद शाम को 12 बजे तक फिर मेरे क्लास में 12 तक आ रहा हूँ मैं आ रही खाना नहीं पता नहीं था उन्होंने इतना कुछ भी मेट्रो मेरे स्टेट्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? मीन रहता है जिसको एवरेज भी बोलते हैं आप, और मीडियन, मोड, और क्या रहता है स्टैंडर्ड डेविएशंस, मतलब जितने भी मैथमेटिकल चीजें रहेंगी जो आप कैलकुलेट करने के लिए यूज करोगे। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, है ना? तो हर एक चीज के लिए क्या अलग अलग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये ऑपरेशंस यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ये क्या दिख रहा है? थोड़ा सा बोल्ड दिख रहे होंगे। बाकी ये आप स्टेट्स में जाओगे, नंबर कॉलम्स दिख रहा है, तो ये आपको क्या दिख रहे हैं? थोड़ा सा डल कलर में दिख रहे हैं। तो इसको एक्टिवेट कैसे होगा ये? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिस कॉलम में आपको काम करना है वो हमेशा क्या होना चाहिए? मस्ट बी न्यूमेरिकल कॉलम। तो न्यूमेरिकल कॉलम्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? जिसमें नंबर होगा, जैसे ये पोस्टल कोड है, वो एज अ स्ट्रिंग भी रहेगा। है? कौन सी क्लास? ये लिंक बार तो ये क्लास के बाद क्या है? डेटा लेक का है। तो आप करोगे अभी, अभी आपको जरूरत नहीं है डेटा लेक का। देख अभी देखना ही जरूरी तभी क्लास ले रहे हो ना आप। है। वो ऑप्शनल चीजें हैं जो वो बता रहे हैं चीज। कौन गेम खेल रहा है? यस। जैसे ये पोस्टल कोड है, इनका डेटा टाइप क्या है वो बता सकते हो? न्यूमेरिक तो है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एबीसी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया वो? ये टेक्स्ट डेटा टाइप है। तो आपको इसको क्या करना होगा? न्यूमेरिक में चेंज करना होगा। न्यूमेरिक में कैसे चेंज करते हैं? नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सारी चीजें। तो आप एक चीज देखोगे, जितने भी टेक्स्ट बेस हैं वो राइट साइड आते हैं, और जो आपके नंबर बेस होते हैं वो लेफ्ट साइड चले जाते हैं। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? इस तरीके से सिग्रीगेट कर सकते हो डेटा। बाकी और कोई आपके पास प्राइस का होगा, सेल्स का। जैसे ये देख रहे हो, ये भी क्या है? ये भी आपका कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर, फ्लोट। बट यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट में है ना? तो आप क्या कर सकते हो? एक ही बार सबको क्लिक करके डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप हो गया। तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, और उसको उनका जो ओरिजिनल डेटा टाइप होगा वो चेंज कर देगा। जैसे प्रॉफिट का भी है, इसको भी सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो? डायरेक्ट हाँ, तो उसका काम ही है, डिटेक्ट करना है ना डिटेक्ट करके चेंज कर देगा। क्योंकि डिटेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि उनका ओरिजिनल डेटा टाइप कौन सा है। क्या? बेसिकली आप इनका डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, क्योंकि जो भी डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप के बेस पे ही कैलकुलेशंस होते हैं। अगर वो टेक्स्ट है तो उसमें क्या होगा? टेक्स्ट वाले ही फंक्शंस काम करेंगे। अगर वो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल वाले फंक्शंस ही काम करेंगे। अगर डेट है तो डेट वाले ही काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है हमेशा?
इसका डेटा टाइप ही चेंज करना रहता है। तो ये हमने सारा क्या किया, डेटा टाइप ही चेंज किया है। आप डायरेक्टली इसमें क्लिक कर सकते हैं, ये 1 2 3 दिख रहा है, आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि इनको किस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेट हो गया। हम्म आप बेसिकली कॉलम में देखो, इस कॉलम में किस टाइप का डेटा है। हाँ, तो डेसिमल वाले में क्या होगा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेसिमल नंबर्स, तो आप डेसिमल पे क्लिक कर दो। वो पहले से होगा तो नहीं होगा ना। जैसे ये हमारा पहले क्या था, टेक्स्ट बेस्ड था, लेकिन अभी क्या हो गया हमारा, ये नंबर बेस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं अभी फिलहाल। देन आप देखोगे ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी एक्टिवेट हो गई है। कहाँ पे? जैसे मैंने इसी पे क्लिक किया, तो ऑलरेडी जैसे अगर मैं कोई नंबर में क्लिक करूँ तो होल नंबर और ऐड न्यू, जैसे ये आपका जो चेंज डेटा टाइप्स है ना, इसी में आप सारी चीजें करना चाहते हो या फिर एक नया स्टेप ऐड करना चाहते हो, वो बता रहा हूँ। अगर हम नया स्टेप मतलब एक यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देगा, चीजें चेंज होंगी उसी तरीके से जिस तरीके से आपका डेटा टाइप चेंज होता है। आप क्लिक करो, दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेट्स। स्टेट्स में क्या होता है, जो हमने बताया, सम, एवरेज, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, काउंट, ये जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूलाज है वही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इन सब का यूज हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके थ्रू कर सकते हैं, या तो इन फ्यूचर जब हम लोग को डैशबोर्ड क्रिएट करना रहता है ना, तो वहीं पे जितनी चीजों का नीड होगा वहीं पे भी कर सकते हो। तो इनको क्या बताने की जरूरत है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताओ निकिता। ये बताने की जरूरत है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सम पे क्लिक करोगे, जिस कॉलम पे आपने अटैच किया वो क्या करेगा, टोटल आपको रिटर्न कर देगा। और स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस में क्या होगा कि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, बोर्ड मास का रूल जो होता है वो है कि आप चीजें परसेंटेज में। साइंटिफिक में क्या होगा, कहाँ पे था, इंटीजर डिवाइड है, कि आप डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा आपको इंटीजर में देना है या फिर फ्लोट में, क्योंकि सारे नंबर क्या होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको नॉर्मली डिवाइड हो जाए, पॉइंट में भी आ जाते हैं कुछ डिविजन्स, वो है आपका। साइंटिफिक में क्या होता है, जितने भी नंबर्स पावर के बेस पे आते हैं ना, या फिर क्या होगा, या तो नंबर बहुत ज्यादा स्मॉल होगा या फिर बहुत ज्यादा क्या होगा, लार्ज होगा। उस समय कैलकुलेशंस दिखाने के लिए उनका स्क्वायर रूट करना है, एक्सपोनेंशियल, लॉग निकालना है कि फैक्टोरियल निकालना है, वो सारी चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हम लोग यूज, आपका यूज रहेगा स्टैट्स का और बेसिक स्टैंडर्ड का। बाकी लॉग क्यों यूज करेंगे, लॉग क्यों यूज करते हैं, जब आपका लार्ज वैल्यू रहता है। ट्रिगोमेट्री यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, यहाँ तभी यूज करेंगे ना जब आप एआई में थोड़ा सा जाओगे तब। इसमें क्या होता है ना कि आपको डेटा के बेस में कौन सा डेटा कितने सिमिलर है एक दूसरे से, तो कोसाइन सिमिलरिटी निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है मैथ में पूरा, कि एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से कितना मिलता जुलता है। हम्म हम्म ये सारी चीजें क्लास के बात करें। हम्म नहीं, देखो हर एक जॉब रोल के लिए एसक्यूएल मेन पार्ट है, बाकी जितने भी चीजें ये एक्स्ट्रा टूल्स है जो आपको क्या करेगा, एडवांटेज देगा, कि अगर आप एक्स्ट्रा चीजें जल्दी करना चाहते हो तो आप टूल्स का यूज कर सकते हो। नहीं, पावर कोई एक दूसरे का पार्ट नहीं है, सारे अलग हैं, इंडिविजुअल्स हैं। ये सिर्फ टूल्स है जो आपको यू हेल्प करता है चीजें इजी करने के लिए, और यही सारी चीजें आप पाइथन के थ्रू भी करोगे आगे जाके। क्योंकि आप ये सोचो, ये हमारा क्या है, एक टूल है, और ये टूल्स कैसे क्रिएट होते हैं, कोडिंग के थ्रू, है ना। अगर ये इनडायरेक्टली कोडिंग के थ्रू हो रहे हैं क्रिएट, तो हम लोग डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू खुद से भी तो कर सकते हैं ना। तो ये सारा चीज आप कोडिंग के थ्रू भी करोगे, कि अभी ये क्या है कि आपके पास एक कोड था, उस कोड से आपने क्या किया, एक टूल बनाया,
टूल्स मतलब या तो वो आपका एक्सेल है, या तो एसक्यूएल है, या तो फिर पावर बीआई बोलो। अब इसका आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट। लेकिन इसमें क्या रहेगा, आपके पास लिमिटेड फीचर्स रहेंगे, कि मान लो पावर बीआई ने सिर्फ इतना ही फीचर्स दे के रखा है आपको, तो आप इतना ही यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए फिर आपको इनका खुद का डैक्स कोडिंग लैंग्वेज जो तब आना चाहिए। इसके लिए क्या आना चाहिए कि आप इनडायरेक्टली फिर आप क्या कर सकते हो, कोडिंग के थ्रू भी यही सारे काम कर सकते हो। तो कोडिंग हम लोग इनडायरेक्टली क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे बंदों को क्या आता है, डायरेक्टली कोडिंग नहीं समझ में आती है, तो वो टूल्स ड्रैग एंड ड्रॉप का ही ज्यादातर यूज करना चाहते हैं। तो इसलिए मार्केट में आपके पास टूल्स होते हैं, और जिसको कोडिंग अच्छी लगती है, जिसको कोडिंग आने लगती है, तो वो डायरेक्टली क्या करता है, कोडिंग से यही सारे काम करता है। ये समझ में आया। कॉन्सेप्ट सब में सेम होगा, किसी में कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा और सिंटेक्स। ये याद रखना है, ये चीजें याद रखना है मुझसे है। जैसे आप क्या करते हो ना, जो काम एक्सेल में करोगे वही काम पावर बीआई में होगा, वही काम आपका एसक्यूएल में भी होगा, और वही काम आप पाइथन के भी थ्रू करोगे। तो फिर डिफरेंट क्या आया, जब सेम काम कर रहे हैं तो अलग अलग चीजें क्यों जरूरत पड़ी। हम्म? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का या फिर हर एक एम्प्लॉय का क्या होता है, लेवल अलग अलग होता है, कि कौन सा एम्प्लॉय किस चीज पे ज्यादा फोकस करेगा। जैसे मैं बता रहा था, इधर देखो शिवम, क्या होता है कि हर एक बंदे को क्या होता है, अलग अलग लेवल होता है। कि कोई बंदा चाहता है कि मैं डायरेक्टली कोडिंग के साथ सारे काम करूं, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलता है। कोई बंदा होता है कि मुझे कोडिंग नहीं आती है, समझ में भी नहीं आती, तो क्या करेंगे, आप एक टूल बना के दे दो। अब उसमें से क्या कर सकते हैं, जो काम मेरा होगा 3 या 4 काम, वही काम उसमें क्या करो, डिफाइन कर दो, ताकि मैं क्या करूँ, क्लिक बेस सारे वर्क कर सकूं। तो ये क्या करते हैं, क्लिक बेस। तो आप जो टूल्स यूज कर रहे हो वो क्लिक बेस है। क्या आप देखोगे हर एक चीज के लिए क्या है, ऑप्शंस है। हाँ, तो किसमें क्या है कि आपको कोड लिखना नहीं पड़ रहा है, आप सिर्फ क्लिक करते हो और वो काम हो जाता है। बट कोडिंग में क्या होता है कि आपको कोड करते हो तब वो काम होता है। तो इनडायरेक्टली ये टूल्स जो बना हुआ है पावर बीआई, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो किसमें बना होता है, किसके थ्रू बनता है। नहीं मतलब कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही बनता है ना, जरूरी नहीं कि पाइथन ही यूज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो सकता है। तो ये इनडायरेक्टली कोडिंग के थ्रू सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स डिफाइन किया होगा ना उन्होंने भी, कि ये काम है, इसका ये कोड है, इसका ये लॉजिक है। अब इसको क्या करना है, एक बटन में कन्वर्ट करके आपको दे देना है। तो वही काम रहता है एक डेवलपर का, कि डेवलपर क्या करता है, लॉजिक लिखता है, उसके बेस पे क्या करता है कि जो काम होता है कंपनीज का, उस पे क्या करता है, वो चीजें इंटरफेस बना के दे देता है। जैसे हर एक कंपनी का क्या होता है, खुद का सीआरएम होता है, सुने होगा। कंपनीज में जाओगे ना तो उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर किस लिए बनाते हैं, क्योंकि जो नॉन टेक बंदा है वो डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर सकता है। तो जो बेस्ट कोडर रहता है वो क्या करता है कि जितने भी लॉजिक उसके कंपनी के लिए काम आएंगे, वो एक डैशबोर्ड में क्रिएट करके दे देता है, या फिर बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके दे देता है। तो वो क्या होता है कि आपको जितना काम कर रहता है वो सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं। तो वही काम इसमें भी है, कि आप क्या कर सकते हैं, या तो क्लिक बेस करो या फिर कोड बेस करो। तो ये जितने भी चीजें एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हैं ना, ये क्या है, क्लिक बेस है, और इसीलिए ये टूल्स है। और ये पाइथन में इजी पड़ता है थोड़ा सा, अगर आप आगे जाके पढ़ोगे ना। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ 2-3 लॉजिक्स या फिर फंक्शंस याद रखने होते हैं, उनसे सारा काम हो जाता है। बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा डायनेमिक आपको डिजाइनिंग मिल जाता है, लेकिन कोडिंग में डिजाइनिंग करने के लिए फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो अपना सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसमें क्या है कि आप क्लिक बेस्ड कोई भी चीजें डिजाइन कर सकते हो। तो ये टूल्स जो बनता है वो क्या है, कि पूरा एक टीम लगती है इसके लिए बनाने के लिए। आप देखोगे हमेशा क्या आते रहता है, इनका अपडेट भी आते रहता है। तो ये सारी चीजें हमेशा क्या है, कहाँ पे कौन सा लॉजिक फेल होगा, वहाँ पे नया लॉजिक ना, तो वो काम होता है डेवलपर्स का। आप सिर्फ क्या करते हो, क्लिक करते हो और काम करना स्टार्ट करते हो। ये समझ में आया। लेकिन जो काम है सब में सेम हो रहा है।
डेटा क्लीनिंग का एज एनालिस्ट का काम कर रहे हैं तो डेटा क्लीनिंग का काम होगा, और डेटा विजुअलाइजेशन का ज़्यादातर, और जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर देना। तो हम लोग एसक्यूएल में भी यही काम कर रहे थे, और एक्सेल में भी, जिनका एक्सेल का क्लास हो गया है। और पावर बीआई सॉरी पाइथन में भी नमपाई पांडास के थ्रू भी यही करते हैं। समझ में आया? तो लॉजिक सब में सेम लगेगा, तो वो ही सिर्फ याद रखना है। और जितने भी आपको यहाँ पे बटन दिख रहे हैं ना, ये सारा चीज आप कोडिंग के थ्रू भी करोगे आगे जाके। कहाँ पे थे? तो स्टैट्स में देन आप इसमें से कौन सा ऑप्शन, मैथ्स का कौन सा एक स्टैट्स का पार्ट, और इसमें मुझे नहीं लगता कि स्टेट का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पे। और ये इजी टू यूज है। सम सबको पता है, मीन मीडियन मोड एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशंस, काउंट क्या होते हैं, देन काउंट डिस्टेंस क्या होते हैं। बता सकते हो काउंट और काउंट डिस्टेंस में क्या डिफरेंस आएगा? यूनिक वैल्यू जो सेम कॉलम में रहेंगे उसको काउंट करके बताएगा। हम्म, उस पूरे कॉलम में कितने वैल्यूज है वो आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा। हाँ, अगर आप उसमें डिफाइन रहते हैं तो। यहाँ पे काउंट। हम्म, लेकिन इसमें क्या है कि आप देखोगे कि रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज, जितने भी नल वैल्यू नॉट नल वैल्यूज है वही काउंट करेगा। कि आपके पास तीन, जैसे एक्सेल में क्या होता था, फॉर्मूलाज होते थे। एक रहता था काउंट, काउंट ए, और काउंट इफ का। काउंट क्या करता था? न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता था सिर्फ, अगर उसमें कोई भी टेक्स्ट होगा ना वो उसको स्किप कर देगा, या फिर कोई भी नल वैल्यूज होगा उसको भी स्किप कर। इसी तरीके से काउंट ए क्या था? तो वो टेक्स्ट नंबर दोनों को काउंट करता और सिर्फ क्या स्किप करता? नल को स्किप करता। और काउंट इफ क्या करता था? कंडीशन के बेस पे करते थे। तो इसी तरीके से इसमें भी है। देन राउंडिंग क्या करता है? डेसिमल पॉइंट्स, कि आप कितना डेसिमल पॉइंट रखना चाहते हो वो। बाकी इंफॉर्मेशन, ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि उसमें ऑड इवन क्या है। जैसे हमारे पास ये कॉलम है, इसमें कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, कौन सा साइन नंबर है कौन सा अनसाइन नंबर। जैसे आप इसमें देख रहे हो एक माइनस का साइन है, दिख रहा है ना? तो अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सा साइन में है और कौन सा अनसाइन में है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चूज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और साइन और अनसाइन वैल्यूज। इसी तरीके से आपके पास क्या है, ऑड और इवन का। तो इनका यूज केस अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। केजरीवाल के कौन किया था ऑड और इवन का केस दिल्ली में, चला था ना एक बार। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो आपको यही है, पावर बीआई में हर एक चीज के लिए बहुत सारा बटन मिल जाता है। इसी तरीके से आपके पास क्या है, डेट एंड टाइम कॉलम है। डेट एंड टाइम कॉलम में क्या होगा, ये अब अभी हमारा इनेबल नहीं है, तो इनेबल होने के लिए इनको क्या चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए? तो कोई भी एक कॉलम होगा हमारे पास जो डेट एंड टाइम का होगा। ये दिख रहा है, ऑर्डर आईडी शिप डेट ही। शिप डेट आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, किस टाइप का दिख रहा है, डेटा टाइप क्या है? एबीसी का मतलब टेक्स्ट। तो इसको क्या करोगे, डेट या फिर डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करोगे। तो ये हमारा डेट में कन्वर्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा, हमारा नहीं दिख रहा था। देन आप यहाँ से क्या करोगे, जैसे डेट पे क्लिक करोगे तो ये आपका क्या हुआ, इनेबल हो गया। और टाइम का क्यों नहीं इनेबल हुआ? कि इसमें टाइम नहीं है। अगर आप इसमें क्या करते हैं, टाइम भी इंक्लूड कर सकते हो, डेट एंड टाइम हमने इंक्लूड कर दिया। बस अभी एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग दिखा रहे हैं। एक बाय डिफॉल्ट इनके पास कोई टाइमिंग नहीं था, इसलिए सबको क्या वो मान के चल रहा है, 12 o'clock का मान के चल रहा है। तब देखोगे डेट का भी हो गया और टाइम का भी। डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट में क्या क्या चीजें कैलकुलेट हो सकती है डेट से, बताओ। कि आप मंथ निकाल सकते हो, कि हमारा पर मंथ कितना सेल हुआ, तो मंथ अलग कॉलम में चाहिए, डेट अलग कॉलम में चाहिए, ईयर अलग कॉलम में चाहिए। तो इस तरीके से आप तीन चीजें निकाल सकते हो। फिर क्या होगा आपके पास, ईयर के बेस में आपके पास क्या रहेंगे, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर। कि मान लो कि बिजनेस आपने स्टार्ट अगस्त में किया था, तो आपका उस ईयर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, आपको पूरे डेटा से फेच करके आपको दे देगा। इसी तरीके से एंड ऑफ द ईयर, कि आपने कहाँ पे बिजनेस लास्ट एंड किया है, तो वो सारी चीजें। देन मंथ में भी इसी तरीके से फंक्शंस आएंगे, मंथ, स्टार्ट मंथ, एंड मंथ, डेज इन मंथ। कि आप जो चीजें निकालना चाहते हो उसमें से कितने डेज पे आप मंथ में काम कर रहे हो। कि नंबर नेम ऑफ द मंथ, इसका मतलब क्या हो गया, कि हमारा मंथ दो टाइप से लिखते हैं, पहला नंबर्स में और दूसरा नेम पे, है ना? नंबर में क्या होगा, अभी जैसे मैंने बोला 12,
इसका मतलब क्या समझोगे? या तो आप 12 लिखो या फिर दिसंबर लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन आप देखोगे एक न्यूमेरिकल टाइप है और दूसरा टेक्स्ट टाइप है ना। तो अगर आप टेक्स्ट टाइप में चाहते हो नेम, तो आप क्या चूज करोगे यहाँ से? किधर गया? डेट, मंथ। आप नेम ऑफ द मंथ, जैसे आप इसमें क्या करते हो, शिप डेट है, आप इसमें क्लिक करके नेम ऑफ द मंथ क्लिक करोगे, तो इसमें से क्या करेगा? आप देख रहे हो कि जो आपका मंथ का नेम था वो बाय डिफॉल्ट फेच हो गया। यहाँ पे देखो, ये क्या है, डेट है, तो आप देखोगे नवंबर, जून, अक्टूबर, जो भी मंथ का डेट होगा उसके अंदर वो सारा क्या होगा, उस तरीके में आपको दिखेंगे। बट ये क्या हो गया कि जो हमारा पुराना कॉलम था उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी चीजें ये कैलकुलेट होके हो, तो क्या करना है, हमें एक नए कॉलम में इंक्लूड करना है। क्या कर सकते हो? तो इसमें हम लोग किस में जा सकते हो, ऐड कॉलम पे। ये हमारे पास है ना मीनिंग ऐड कॉलम। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, सेम काम अब देखोगे, डेट का भी है और नंबर का भी है और टेक्स्ट का भी, सेम चीजें होंगी, कोई भी चीज आपका डिफरेंट नहीं। आप फिर क्या कर सकते हो, डेट, आप इसमें क्या कर सकते हो, मंथ और नेम ऑफ द मंथ। तब जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, हमेशा एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा। सबसे लास्ट में होगा वो, क्योंकि जहाँ पे उनको लास्ट में क्या दिखेगा, कॉलम दिखेंगे। आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हो। ऐड न्यू स्टेप, हाँ, सेम काम होता, बट क्या होता है, एक नया स्टेप आपको दिखता है। ये दिख रहा है साइड पे, जैसे मान लो कहाँ चला गया वो, ऑर्डर डेट है यहाँ पे, जैसे आपको ये दिख रहा है ना। तो जितनी भी चीजें आप कर रहे हो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे हमने भी क्या किया था, इंसर्ट मंथ नेम, तो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है कि हमने एक मंथ नेम का क्या किया था, कॉलम ऐड किया था। देन उसको भी क्या किया, रीऑर्डर किया, कि मैंने क्या किया, लास्ट से इनके जस्ट सेकंड पे, सेकंड लास्ट पे आपने क्या किया, स्विच कर दिया था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे कि आप बेसिकली आप इन डेटा के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है 11 है, तो आपको नवंबर दिख रहे हैं, जहाँ पे क्या 6 है वो जून दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, जितने भी चीजें आप करोगे वो नए कॉलम पे होगा। इतना समझ में आया था? ये सारा काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, और जैसे आप क्या कर सकते हो, विजुअल जब क्रिएट करते हैं साथ ही साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, और ये हमारा एआई एनालिटिक्स हो गया। ये क्या करेगा, टेक्स्ट बेस्ड डेटा और विजन बेस्ड डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। बट ये क्या है, आपके प्रीमियम वर्जन पे ही देते हैं, तो ये आप अभी यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है कि नॉर्मल जो फंक्शंस है वही सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं अभी भी। देन व्यूज, व्यूज में क्या होगा कि आपको अपना डेटा किस तरीके से दिखाना है, कि कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे ना, कॉलम की क्वालिटी पे क्लिक करोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। दिख रहा है कि वैलिड कितना है, 100% है, एरर है कोई नहीं है, और इम्पटी कोई कॉलम है नहीं है। तो आपको इस तरीके से क्या होगा, हर एक डेटा की क्वालिटी, ऐसा कोई नल वैल्यूज तो नहीं है जिसे हमें रिमूव करना हो। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, हर एक डेटा देख सकते हो। तो हमारा सारा क्या वैलिड है, वैलिड का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई भी नल वैल्यूज या फिर एरर नहीं। देन ये क्या होगा कि आप विजुअलाइज के लिए जा सकते हो। इसी तरीके से आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था क्या होता है, देखा था, बताओ, कि कौन सा वैल्यूज कितने टाइम्स कहाँ पे रिपीट हो रहा है, जिसको काउंट बोलते हैं। जी क्या। व्यूज पे जाओगे ना तो आपके पास डेटा प्रीव्यू का ऑप्शन होगा। हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूएस है, इसका मतलब वन डिस्टिंक्ट, मतलब कि ये एक ही कंट्री का डेटा है, तो आपको एक ही क्या दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि हमारे पास क्या है, ये शिप मोड है, तो शिप मोड में हमारे पास कितने वैल्यूज है एक्स्ट्रा, क्या कितने डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कि इसमें 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, और सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू है, आप देखोगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा है, तो आप उसमें से क्लिक करके देख सकते हो कि हमारा क्या है, कि अलग अलग डेटा है, तो इसमें से आपका फर्स्ट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, और हमारे पास एक जो है जिसका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन और कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज है वो चेक कर सकते हो। इसमें आप देखोगे हर एक का क्या है, सारे यूनिक वैल्यूज है।
तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अगर सेम चीजें होंगी सबके लिए तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। ये सारी चीजें आपको ये दिख रहा है, ये चीजें क्या है, एक्सपोनेंशियली दिख रही है। इसको क्या बोलते थे हम लोग, लॉग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे आप डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या कर सकते हैं, इजिली पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है। देन मतलब हुआ है, तो उसके बेसिस पे फिर क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन आपका सबसे ज्यादा काम आता है फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, कि किस डेटा का कितना फ्रीक्वेंसी है। ये समझ में आया, कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेक करना है तो आप इजिली क्या कर सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो। देन बाकी ऐसा कुछ मोनोस्पेस यूज नहीं। सो कॉलम्स फाइल डिटेल्स, मान लो हमने इसको क्लिक किया कंट्री, और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये कॉलम वाइज का पूरा डिटेल्स बता देगा। ये दिख रहा है कहाँ पे, न्यू लाइन कैरेक्टर मोनोस्पेस का, आपका सिंगल स्पेस, एक से वाइट स्पेस मतलब जो आपके बेसिकली स्पेस रहते हैं। मोनो का डिस्प्ले प्रीव्यू कंटेंट यूजिंग अ, ये फोन टाइप का मोनो स्पेस होता है वाइट स्पेस। बाकी इनका बेसिस पे क्या होगा, कौन से सीरीज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक कॉलम्स को क्या कर सकते हैं इजिली आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ज्यादा डेटा न्यूयॉर्क का है, देन फिर आपका क्या है, जो भी सेकंड है, देन थर्ड आपके पास क्या है, लॉस एंजलिस है। इस तरीके से हर एक कॉलम पे क्या कर सकते हो, डेटा डिटेल्स में देख सकते हो कि किस तरीके से किनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और यही सारी चीज हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ना आगे जाके, कि टॉप 10 कंट्रीज कौन से हैं सेलिंग के बेस पे। तो ये बेसिकली यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ना, वो काउंट के बेस पे ही दिखेंगे। आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो बार ग्राफ बना हुआ है, वो बेसिकली काउंट के बेस पे बना हुआ है, कि यहाँ पे कैलिफोर्निया कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, उनका बार ग्राफ बना हुआ है कि ये 180 टाइम्स 183 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और उसका परसेंटेज कितना है, मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 18% है, कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। हम्म। जैसे अगर आपके पास प्रोडक्ट हो गए ना, तो प्रोडक्ट के बेस पे आप इजिली बता सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। इसमें किधर गया प्रोडक्ट, रीजन से, जैसे रीजन बेसिस पे देखने हैं आपको, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस रीजन से है आपके पास। इससे इसी तरीके से पे आप देखोगे 30% का है, फिर इसी तरीके से आते हो 24% आपको रीजन इससे सेंट्रल से, हम देखोगे कि आपके पास क्या है, रीजन साउथ से कितना है, 14% है। तो आप इनका क्या दिखा रहे हो, बेसिकली काउंट दिखा रहे हो बस। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग, कि कौन सा डेटा कितने टाइम फ्रीक्वेंटली क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो ये आपका उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ये समझ में आया। बाकी टूल्स में ये स्टेप्स, कि आपका लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, कौन सी चीज़ों को आप इंप्रूव कर सकते हो, डायगोनिस्ट मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो चेक करके आपको बताएगा। तो वो सारी चीज़ आप इसमें कर सकते हो। बाकी हेल्प में क्या है, रीडिंग मटेरियल्स होते हैं। तो समझ में आया। बाकी यही सारा चीज़ अभी हम लोग करके देखेंगे। हाँ, हेल्प में क्या होता है कि आप कैसे सारी चीज़ों को यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो। देन फिर आप क्या करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका डेटा पूरी तरह से क्लीन हो गया है, तो आप क्या करते हो फिर, यहाँ पे तीन ऑप्शंस रहेंगे, ये कॉर्नर पे दिख रहा है राइट साइड पे, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब क्या है, कि आप क्या करो, जितने भी चेंजेस हो गए हैं वो उसको आप परमानेंट रखना चाहते हो इस डैशबोर्ड के लिए या फिर इस फाइल के लिए, तो आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे। अप्लाई का मतलब क्या होगा, कि जितने भी चेंजेस हुए हैं वो आपको क्या करे, सामने दिखे, बट ये विंडोज भी क्या रहे, ओपन ही रहे। उसका ये मीनिंग है। क्लोज का मतलब क्या हो गया, कि आपने जितने भी चेंजेस किए हैं वो क्या करोगे, आप हटाना चाह रहे हो, तो उस डायरेक्टली यहाँ से भी हटा सकते हो। जैसे आप इसको क्या करोगे, क्लोज एंड अप्लाई करोगे, तो आपका ये फॉर्मेशन में फर्स्ट वाला जो विंडो था ना, ये आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और आपका डेटा होगा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आपका डेटा इस साइड में डेटा सेक्शन में दिखेगा, ठीक है। क्या दिख रहा है, हाँ ये बेसिकली लोड हो रहा है, व्यू एरर्स, कुछ ना कुछ आपने गलत किया इसलिए वो एरर इन ऑर्डर्स। जो हमारी फाइल है क्या चीज़ है इसके पास, सब चीज़ कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट किया है। क्योंकि क्योंकि हमारे हमारे जो टेबल है ना उसमें कॉलम ही कम है, सारे तो कॉलम है, ऑर्डर ऑर्डर फिल्टर डेटाबेस और आपको कोई दूसरे मिल जाएगा, सैलरी, ये नहीं है ना हमारे पास। ये सारा आपका कहाँ से जुड़ गया?
ये याद आ रहा है। सुपर स्टोर का कौन सा डेटा, इसमें तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ये है। तो आपने एक्स्ट्रा जैसे कॉलम पे किया शीट पे बनाया होगा आपने सुपर स्टोर में आपके मैं साथ भी काम करें, तो इनको रिमूव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिलीट कर लो। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना इसको आप क्या करो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ये है ना डिलीट। इसी तरीके से क्या करो दोबारा इंपोर्ट कर लो आप। तो आपका जितने भी चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली क्या होगा अब इस डैशबोर्ड के लिए क्या होगा रेडी हो गया। इसमें फिर आपका डिफरेंट टाइप के विजुअल्स होते हैं, विजुअल्स के बारे में बताया था, बताओ सुमन, विजुअल्स के बारे में कुछ बताया था। दोबारा से आप इंपोर्ट कर लो वो आ जाएगा। हम्म, ये आ गया और डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो बस इतना ही था। अब आप इसमें सारी चीजें क्या करेंगे फॉर्मूला बेस्ड सारी चीजें कर लेंगे। इसमें होम के बारे में सारी चीज हमने बताया था। इंसर्ट में क्या होता है सेम चीज आपको मिल जाती है कि विजुअल्स कैसे करते हो और एआई विजुअल्स एंड देन एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे वो सारी चीजें करके देखते हैं। मॉडल व्यू में क्या होता है, एक मॉडल व्यू जल्दी से देख लो। मॉडल व्यू में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा टेबल व्यू था तो आपका जो भी डेटा होगा ना टेबल फॉर्मेट में दिखेगा। कि अगर आपको डेटा टेबल फॉर्मेट में देखना है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो टेबल व्यू पे क्लिक करके देख सकते हो। देन उसके बाद क्या था हमारे पास मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में क्या होता है कि आप सब आएंगे, आप यहाँ पे मॉडल व्यू में क्या हो गया कि आपका कनेक्शन कि एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप दूसरे टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट मतलब ज्वाइंस, एसक्यूएल पढ़ा ना आप लोगों ने, तो जो हम लोग ज्वाइंस इनडायरेक्टली वहां पे लगाते हैं ना ज्वाइन करके, यहाँ पे वो सारी चीजें डायरेक्टली काम करती हैं। जैसे आप क्या करते हो कि मैंने इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया रिलेशनशिप्स, और इसको भी यहाँ पे रिलेशनशिप डिलीट कर दिया। ईआर डायग्राम, तो इंटिटी रिलेशनशिप बोलते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता था एंटिटी रिलेशनशिप्स, और इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडल रिलेशनशिप्स या फिर डेटा मॉडलिंग। जैसे मान लो ये तीनों टेबल्स में क्या है कि अलग अलग डेटा है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे ये हमारे पास ऑर्डर है तो ऑर्डर के बेस पे ही कुछ रिटर्न हो सकता है। इसी तरीके से पीपल है, पीपल में क्या है ना कि कौन से रीजन में कौन सा मैनेजर है वो असाइन है। तो यहाँ पे क्या है रीजन के बेस पे कौन सा मैनेजर है उसका नेम है यहाँ पे। तो अगर इनके बीच का कनेक्शन बनाना चाहते थे तो जॉइंट्स में क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल ऑर्डर्स। देन क्या करते थे, अगर आपको जिस टेबल का डेटा चाहिए तो उसमें लेफ्ट राइट या फिर इनर ज्वाइन लगाते थे। देन फिर आपके पास रिटर्न, एंड देन उसमें से जो ऑन लगाते थे, ऑन के बाद जो कॉमन होता था कॉलम्स उसका नेम देते थे। तो वो सारा चीज आप काम करते थे, वही चीज आप यहाँ पे भी करोगे। दूसरा क्या है कि हमने बताया कि ये विजुअल बेस है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करोगे। जैसे यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे भी क्या है ऑर्डर आईडी है, तब जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो ये आपका न्यू रिलेशनशिप पॉपअप हो जाएगा। तो पहला कि आपको कौन से कॉलम से लेना है, तो मैंने क्या किया रिटर्न लिया है। देन ये हमारा क्या है जो ऑन के बेसिस पे कॉमन कॉलम्स थे तो ऑर्डर आईडी, और दूसरा टेबल हमारा कौन सा है ऑर्डर है, तो मैंने ऑर्डर सेलेक्ट किया। तो दोनों के बेस में क्या है ऑर्डर आईडी। अब इसमें से क्या है कौन सा रिलेशनशिप है वन टू मेनी मेनी टू वन। तो वन टू मेनी और मेनी टू वन में क्या डिफरेंस आता है, ये दोनों में वन टू मेनी है, इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे। हम्म? हाँ, कि यहाँ पे क्या है कि सिंगल ऑर्डर आईडी होगा उस यहाँ पे क्या हो सकता है वो ऑर्डर मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है। तो ये आपका इसका मीनिंग हो गया। हम्म। लेकिन जो हमारे पास रिटर्न होगा वो सिंगल होगा, क्योंकि रिटर्न क्या होगा एक जो प्रोडक्ट आपने लिया है उसी को रिटर्न कर सकते हो। हम्म। ये आपका अलग ही डेटा, इसको पूरा क्या करो डिलीट कर दो। हाँ, कनेक्ट वाला होता है।
कनेक्ट वाला क्या नहीं समझ में आया? कि नॉर्मली आप क्या करते हो, ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी कनेक्ट करते हो, देन जैसे कनेक्ट करते हो तो वो एक बार क्या करता है, कंफर्म करता है आपसे कि चीजें जो इसने मैच किया है बाय डिफॉल्ट वो सही है या गलत है। तो ज्वाइंस में हम लोग क्या लगाते थे, टेबल वन जो हमारे पास क्या है रिटर्न है, उसके बेस पे क्या था ऑर्डर आईडी, टेबल टू जो हमारे पास क्या था ऑर्डर था, और उसके बेस पे क्या था कि कॉलम, कि जो कॉलम हम लोग यूज करना चाह रहे हैं। देन आपके पास क्या था कार्डिनेटी, इनका रिलेशनशिप कैसे बनेगा, वन टू मेनी, मेनी टू वन। ये वन टू मेनी का क्या बाय डिफॉल्ट आपको आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो फिर यहाँ पे, हमने बताया था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या होते हैं कि अगर आप एक टेबल पे कोई भी फिल्टर यूज करोगे तो दूसरे में क्या होगा इम्पैक्ट हो जाएगा, अगर बोथ कनेक्शन रखोगे तो। अगर आप सिंगल रखते हो मतलब कि अगर एक में फिल्टर लगाते हैं तो उनके बेस पे दूसरे में क्या होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कि मान लो हमने क्या किया कि जो भी आपके पास ऑर्डर आईडी थी कैंसिलेशन का मतलब रिटर्न, उसमें कोई फिल्टर लगा रहे हैं तो बेस पे क्या होगा कि आपका जो राइट टेबल था ऑर्डर, उसमें भी क्या होगा चेंजेस दिखने लगेंगे अगर आप बोथ साइड कनेक्शन। तो ये बाय डिफॉल्ट हम लोग ज्यादातर क्या रखते हैं सिंगल कनेक्शन रखते हैं। तो जैसे आप सेव क्लिक करोगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट कनेक्शन बना के दे देगा आपको। दिख रहा है? इधर दिखा? हाँ। और ये रिटर्न वाला जो है ना, रिटर्न वाले में मेरे कॉलम वन कॉलम टू शो हो रहा है। वन कॉलम टू। हाँ। अच्छा आपने वहाँ पे क्या किया था, नेम चेंज नहीं किया था क्या? जिससे आप देखोगे यहाँ पे देखो, हम्म। आपके पास पीपल में जाओगे ना तो यहाँ पे क्या होगा ना आपके पास ये कॉलम का नेम आपने जब क्या किया होगा यहाँ पे यूज किया होगा। मैं एक बार व्यूज में हटा देता हूँ इन चीजों को, कॉलम क्वालिटी कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी। बढ़िया। नहीं नहीं, वो तो बस यहाँ पे दिखता है ना। तो आप क्या करते होगे पहला कॉलम फर्स्ट रो एज अ हेडर यूज कर देना। जैसे आप देखोगे ना ट्रांसफॉर्मेशन में ये है ऑप्शंस, तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा। स्टार्टिंग में जब हमने ये टेबल लोड है, इसमें क्या था ना जब हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था रिटर्न और ऑर्डर दोनों आपको फर्स्ट रो पे ही दिख रहे हैं। आप एक बार क्रॉस चेक करोगे तो आप इसको क्या करोगे, जो हमारा फर्स्ट रो था ना उसको क्या करोगे एज अ हेडर शो करवा, हम्म। जो हमने पिछले क्लास में किया था। हमने इसमें शायद से ना कुछ चेंजेस कर रखे, ऑर्डर आईडी के सामने रिटर्न में ये पीसीएस में के नो 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 देखिए ऐसा कुछ। हाँ क्या किया है? ये वाला आप क्या कर सकते हो? हाँ ये गेस वाले चेंजेस हैं रिटर्न। सही तो इसको कैसे करोगे चेंज, आप क्या करोगे यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर क्लिक करोगे ना तो क्या होगा कि फर्स्ट रो आपका क्या बन जाएगा हेडर बन जाएगा। हेडर मतलब कॉलम के नेम्स बन जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अगर आपको भी क्या होगा कॉलम वन कॉलम टू, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ पहले स्टेप चेंजेस, एक और स्टेप चेंजेस हटा दिया, ये देखो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा इससे पहले डेटा कॉलम वन कॉलम टू है ना। तो आप क्या करोगे कि जो हमारा पहला वो दो है, ये दो आईडी वन है, तो ये पहला रो ही हमारा कॉलम का नेम था ना, तो हमें क्या करना होगा पहले रो के कॉलम का नेम बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, या तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करो मैनुअली टाइप करो, या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है क्या है यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। अब तो इसको सिलेक्ट करना है क्या ये? नहीं वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो जैसे आप क्या करोगे कर दिया यूज फर्स्ट हेडर पे एक कॉलम को सिलेक्ट करके। तो सिंगल टाइम क्लिक करना है कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स क्लिक करोगे ना तो हमेशा क्या करेगा वो जस्ट फर्स्ट रो को हमेशा क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा कॉलम का नेम लेते रहेगा। जैसे मैंने क्या किया वन टाइम क्लिक किया तो आप देखोगे रिटर्न एंड ऑर्डर आईडी क्या बन गया कॉलम के नेम बन गया। अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो उसका फर्स्ट येस और ये है ना वो ऊपर चला जाएगा और उसके वैल्यूज रिमूव हो जाएंगे। आप जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा येस और जो हमारे पास वैल्यू था आईडी वो आ गया। तो आप जितने टाइम्स उसको क्लिक करते हो उतने टाइम्स क्या होगा वो आपकी वैल्यूज चेंज करता जाएगा। तो इसको सिर्फ सिंगल टाइम ही क्लिक करना है आपको। अब रिटर्न और ऑर्डर हम्म। है पहले कॉलम वन कॉलम टू आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास पीपल में भी होगा। इसमें भी क्या करोगे आप, इसको मैं हटा देता हूँ। इसी तरीके से पीपल में भी आ रहा होगा आपका कि कॉलम वन कॉलम टू, लेकिन आप देखोगे जो पहला रो है वो भी हमारा क्या है कॉलम के नेम्स। तो आप इसको क्या करोगे यूज कर लोगे कि फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो आप इसमें से क्लिक करके क्या कर सकते हो चूज कर सकते हो
कि जो भी हमारा फर्स्ट रो था अब वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, कॉलम के नेम्स बन जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे। इतना हो गया था। अब इसके बाद आप क्या करते हो, विजुअलाइजेशन यूज करते हो। इतना सबका समझ में आया। जैसे इतनी अब चीजें। हाँ, अब जैसे हमारा व्यू व्यू में इसमें दो बार कोई चीज कनेक्ट हो गई हो। देन यहाँ से डेटा मॉडल में कनेक्शंस बना लिया। अब यही सेम टेबल दो बार एक उसके साथ कनेक्ट हो गई तो उसको कैसे रिमूव करोगे? दो बार थोड़ी कनेक्ट होगा, एक ही बार होगा वो। सिंगल कनेक्शन जब भी बनेगा, सिंगल कनेक्शन ही बनेगा। देन आप यहाँ से क्या करोगे, पीपल है, पीपल में रीजन है, और यहाँ पे भी देखोगे एक रीजन का क्या है, कॉलम है। तो ये दोनों के बेस पे क्या कर सकते हैं, जॉइंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जॉइंस लगाने के लिए सिंपली क्या करते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो बस। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट फेच कर लेता है। आप देखोगे फर्स्ट वाले से रीजन ले लिया, और सेकंड वाले से भी क्या कर लिया है, रीजन को ही फेच कर लिया है। देन आप क्या करते हो, सेव पे क्लिक करते हो, तो ये क्या होता है, ज्वाइंस परफॉर्म हो जाता है। ज्वाइंस लगाने का बेनिफिट क्या होता है, ज्वाइंस क्यों यूज कर रहे थे, ताकि उनका जो टेबल का स्ट्रक्चर है दोनों अलग अलग ही बना रहे, बट उसमें जो एक्चुअली में जो डेटा है वो एक साथ हम लोग कहीं पे भी क्या कर सकें, विजुअलाइज कर सकें या फिर शो करवा सकें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शंस लगाते हैं। तो अगर ये आपका सारा कनेक्शंस आपस में है, इसका मतलब क्या है कि सारे डेटा को एक साथ आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा था। देन आपके पास ये डेक्स, डेक्स क्या है, फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज है। कि अगर आपको पावर बीआई में जितनी भी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप हैं उसको आप क्या कर सकते हो, कोडिंग के थ्रू बोल सकते हो या फिर लैंग्वेज के थ्रू करना चाहते हो, तो आप डेक्स का यूज करोगे। ये समझ में आया। देन आपका क्या है, फर्स्ट वाला रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली विजुअल शो करवाते हैं। विजुअल्स मतलब ग्राफ्स। तो आपको यहाँ पे ग्राफ्स के ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो एक बार आप लोग ग्राफ्स के बारे में देख लो। तब तक मैं 5 मिनट हो क्या तो उस ऑफिस से चलो। ठीक है। इसमें कौन से चार्ट क्या क्या मीनिंग होता है, कौन सा चार्ट किस पर्पस यूज होगा, एक बार क्रॉस चेक करो। तब तक मैं 5 मिनट क्रॉस चेक कर लूं, कौन सा चार्ट है, ये क्या मीनिंग होगी आगे जाके। हाँ, इसका एक नाम डिफरेंट है और ये और अब उसमें को कनेक्ट करा था लोकेशन क्या मेरा कुछ नहीं मिल रहा इसको देखो। अब देखो। देखो तो उसके मान लीजिए ये दोबारा से रिटर्न करना है। ठीक है, मेरे को रिमूव करनी है तो कैसे कट करेंगे इस पे। हाँ, अब इस स्टार में click करके हम्म, हाँ फिर बताओ उस बात से जब मैं दे दूंगी। अब क्या करना है तो इस हाँ, ठीक है, अब इसकी ऑलरेडी तो इसकी यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अब ये पर अब इसकी भी ऑलरेडी तो लगता है इसकी भी ऑलरेडी तो लगता है अब ये सेम चीज कर दी। अब ये दोनों कनेक्ट ये दोनों कनेक्ट अब मान लें ये तीसरी और नहीं आ रही अब कैसे सामने बात करेगा। हाँ, ये भी तो है टेबल वन टेबल ओके ये तो सारा वो टेबल में ये आ रहे हैं। अब वन में अभी टेबल में तीन आने चाहिए ना मुझे तो तो ना टेबल ना दिखाना चाहिए तो रिटर्न
इसमें था वो भी रोम यूज है अब लीडर मैनेजर आ गई अब जब भी अगर कॉलम को आएगा ना तो हम अपने जो जो हमने डेटाबेस में टाइप करी थी चेंजेस कर देना तो इसमें तीन चेंज हो रहे हैं हमारे फिर मेन चेंज अब यूजर फर्स्ट तो एज अ हेड अब फर्स्ट टाइम इस पे क्लिक करा तो फिर इसके बाद वहाँ पे अपडेट हो गया ये अब इसको किसी के भी साथ रीजन होगा तो फिर हम बात टेबल का मुझे पता है सर टेबल का कैसे डिफरेंस आ रहा है मेरे में ओनर से रिटर्न पीपल जा रहा है मेरे में ऑर्डर रिटर्न और यूजर जा रहा है कोई बात नहीं मतलब मेन जो पर्पस है ना चीज का वो समझिए ना जो अभी डेटा कौन सा है सैंपल से कुछ और वो तो है यार सैंपल से 10 12 वाला 10 12 ये सिर्फ ये है सैंपल ये कहाँ पे है डिस्कॉर्ड पे है ये एक्सेल वाला एक्सेल है ये बर्थ पे दिया है यार डिस्कॉर्ड पे देखिएगा ना डिस्कॉर्ड इस टेंथ वाला सिर्फ सेंटर एक तो ये मुझे नहीं वाली बैंक पहले मैंने वही करी अब देखिए इसके अंदर इसमें सब है और ये डेटा वो तेरी एक्सेल दूसरी है ये एक्सेल people are स्टेट पोस्टल कोड रेजर यही सब तो है डिस्काउंट क्लास में प्रॉफिट नहीं डेटा दूसरा ले वैसे इनके मेन सर्विस समझ गए ना कि किससे क्या डिटेल करने में क्या आएगा ध्यान से भी हो जाएगा और क्या डेटा जो से डायरेक्ट क्लोज करेंगे तो वो डायरेक्ट वरना वो छापेगा हाँ यही तो है हमारे में भी एक ना ये ना अब देख अब हो गया अगर मान लीजिए तो उसी टाइम पे लोड करने से पहले ही कोई ट्रांसफर करने के चीज को तो पहले पहले हम ट्रांसफर करेंगे फिर दोबारा ये मुश्किल हो जाएगी फिर उसके बाद क्या आ गया हम अब वो आ गया ना चार टेबल अब इसमें रिटर्न टू फॉरवर्ड
अब दोबारा अब ट्रांसफर पे आता है तब मेरे को हुआ है ना। जीतल वाला और जो ये रिटर्न करेक्ट कर। हाँ अब ये इसको देख करके दोनों करेक्ट हो रहा है अब अपने आप ही आ जाएगा वो। हाँ कंसोल में जाएंगे और हेडर आ जाएगा वन टाइम अब इसने अपना वो चेंज कर दिया हमारे टेबल में है तो नहीं तो हम वापस ओन टाइम चेंजेस चेंज हो गए ना। हाँ अब अपने अकॉर्डिंग हम कैसे अब वो देखते ना कि कौन कौन सा हमको देखते हैं अब जैसे इसमें कंट्रोल करिए तो कर सकते हैं इसको सिलेबस अब देखो समझिए इसका मतलब क्या है अब ये वाला टेबल कनेक्ट है ये लड़की ये तो ये वाली ये पर्सन और जैसे कस्टमर आईडी इसमें है तो ये अब फिर ये दोनों डबल कनेक्ट हो अब बताओ मैंने कुछ किया है मैंने इसलिए कुछ किया फिर इससे जो हमने पर्टिकुलर सेलेक्ट करी है कॉमन आईडी उसके बाद भी बहुत सारे कॉमन करो ठीक है और जब वन टू वन होता है तो यहाँ पे भी वन होता है और यहाँ पे वन होता है ठीक है जिसमें हमारा कॉमन मैंने तो मैंने अब इनका मतलब समझ गया ना कि क्या किसका मीनिंग क्या है वन मैंने फॉलो सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे वन होगा यहाँ पे वन टू मैंने के हिसाब से चल नहीं मैं बता देती हूँ बता नहीं पाती ना कुछ समझने के बाद सामने आ जाता है। हो गया ये हो गया मॉडलिंग जो इसका और अब इस पे आ रही है तो ये होगी डेस्क क्वेरी ये डेस्क क्वेरी का मतलब कि जैसे हम कोई भी क्वेरी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं उसी से व्यू बना सकते हैं ठीक है और ये मॉडल हम समझते हैं और ये पेज व्यू हमें बता रहे हैं टेबल में अंदर टेबल में आ जाएगा डायरेक्टली ये रिपोर्ट भी हो गया रिपोर्ट रिपोर्ट में क्या है कि कोई भी जैसे डेटा यूज करना हो ना यार सुमन देखिए वाली फाइल में है मेरे पास 93% हो गया जो फर्स्ट वाला है ये तो चल चेक कर लीजिए टेक्नोलॉजी सारे भेजी तो मेरी वाली नहीं भेजी भेजिए फर्स्ट वाले
कर लिया वो। तो कुछ एक्सप्लोर किया क्या? बाकी और किन्हीं का कुछ? अच्छा ठीक है, तो क्लास के बाद पूछना। विजुअल्स में कौन कौन से विजुअल्स हैं वो देख लेते हैं। पहला आपके पास जितने भी है वो चार्ट है बार चार्ट पे, अब दिख रहा है फर्स्ट में। ये फर्स्ट वाला जितना है ये बार चार्ट है। इसमें आपको दो तरीके का बार चार्ट दिखेगा। पहला तीन तरीके का आपको दिखेगा, सिंगल कॉलम बेस, मल्टीपल कॉलम बेस और परसेंटेज के बेस पे। तो जो हमारा पहला है आप देखोगे वर्टिकली है और एक हॉरिजॉन्टली है, दिख रहा है। तो जो हमारा क्या होता है वर्टिकली होता है उसको बोलते हैं बार चार्ट, और जो हमारा क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टली उसको बोलते हैं कॉलम चार्ट। दोनों का काम क्या होगा, सेम होगा। इसमें किस टाइप के डेटा को हम लोग दिखा सकते हैं ये हमेशा याद रखना है हमें, कि कौन से चार्ट में किस टाइप का डेटा आएगा। तो इसमें किस टाइप का डेटा आ सकता है बता सकते हो? ये बार है, तो बार में हमेशा किस टाइप का डेटा आता है रियल वर्ल्ड में भी, बताओ अब्दुल। किस टाइप का डेटा हम लोग इसमें ले सकते हैं? जैसे मान लो ये हमारा क्या है, इस तरीके से एक्सिस जाता है। 9 क्लास में पढ़ा है डेटा हैंडलिंग, सेम यही है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में किस टाइप का डेटा आएगा और वाई एक्सिस में किस टाइप का डेटा आएगा, बताओ। यस, बचपन से पढ़ा है वही पूछ रहे हैं बस। तो यहाँ पे अब देखोगे ना, यूनिक बार हर चीज का क्रिएट होता है। तो मतलब यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो कैटेगरिकल डेटा होगा, जिसको हम लोग इजिली सेग्रीगेट कर सके कैटेगरी में, कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। तो हमेशा जो वाई एक्सिस में डेटा आएगा वो कैटेगरिकल डेटा आएगा, ये पता चला हमेशा। नई रिकॉर्डिंग चल रही है। देन ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या आएगा, कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा किसको बोलते हैं? हम्म, जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे आपका क्या होगा, सेल्स होगा, सेल्स अमाउंट होगा, प्रॉफिट होगा, मार्जिन होगा, इस तरीके से जितने भी होंगे, काउंट होगा, वो सारी चीज आप क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस में ला सकते हो। देन इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपको देखोगे ये ग्राफ, एक और ग्राफ ले लेते हैं जो आपका वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली दिखे। ये दिख रहा है। तो सेम चीजें इसमें भी होंगी, बट अब क्या होगा, एक्सिस चेंज हो गया, तो जो डेटा होगा वो भी चेंज होगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो एक्स था वो वाई हो गया, और जो वाई था वो एक्स बन गया, दिख रहा है। अब ये हमारा वाई बन गया और ये हमारा क्या बन गया, एक्स बन गया। अब एक्स में क्या है, कंटिन्यूस डेटा आने, कैटेगरिकल डेटा आने लगा। कैटेगरिकल मतलब जिसको हम लोग कैटेगरी मतलब कॉलम्स में दिखा सकें। यहाँ पे भी जिसको कॉलम में दिखा सकते हैं उसको बोलते हैं कैटेगरिकल डेटा, जिसको डिस्क्रीट बोलते हैं। दूसरा कंटिन्यूस मतलब जिसका आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो चीजें। तो कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे वाई। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस आता है चीज का, बाकी काम दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ये पता चला। यहाँ पे इस तरीके से है और यहाँ पे इस तरीके से, ये एक्स है और ये वाई है, और यहाँ पे भी ये वाई और एक्स। यहाँ पे कैटेगरिकल आएगा और यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा आएंगे, और यहाँ पे इसका क्या आएगा, कैटेगरिकल आएगा और यहाँ पे न्यूमेरिकल आएंगे। बस एक दूसरे का क्या रिवर्स है। तो कौन सा चार्ट कब यूज करेंगे, कि नंबर ऑफ कैटेगरीज आपके पास ज्यादा हो, कि मान लो क्या है कि इसमें कैटेगरीज 5 है तो आप इजीली दिखा सकते हो, इसमें क्या है 10 है तो भी दिखा सकते हो दोनों में। बट अगर आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ कैटेगरीज ज्यादा होने लगते हैं
तो आपको जो ये होता है कॉलम चार्ट, सॉरी बार चार्ट, वो अच्छा विजुअलाइज देता है। अगर आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो, तो आप बार चार्ट का यूज कर लोगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, कम है, तो आप क्या कर लोगे, कॉलम चार्ट का यूज कर लोगे। जैसे अगर इसमें हम लोग यूज करके दिखाना चाहे तो कर सकते हैं। डेटा किस टाइप का जाएगा, तो आप डेटा ऑर्डर्स में ही ले लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे ऑर्डर आईडी होगी, रीजन होगा। तो रीजन हम लोग क्या है, रीजन किस टाइप का डेटा होगा बता सकते हो? कैटेगरिकल होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा? यस, किस टाइप का होगा? नहीं, ये हमारे पास रीजन है, तो रीजन किस टाइप का होगा, कंटिन्यूअस है या फिर कैटेगरिकल हो सकता है? तो कैटेगरिकल है तो हमें पता है कि कैटेगरिकल किस में जाएगा। अगर ये हम लोग ले रहे हैं तो वाई एक्सिस में, तो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है। तो ये हमारा कैटेगरिकल था, कहाँ चला गया रीजंस, और ये हम लोग लेंगे वाई एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस पे मैंने डाल दिया। एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, इनके बेस पे आप जो डेटा दिखाना चाहते हो। जैसे मैं सेल्स अमाउंट दिखाना चाहता हूँ, तो ये हमारा सेल्स है, तो सेल्स किस में जाएगा, एक्स एक्सिस में जाएगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से विजुअल्स ला के देगा। हम्म। तो वो सारी चीजें अभी देखेंगे कि हम लोग फॉर्मेट कैसे करते हैं हर एक का डिजाइन। देन सेम आपको ग्राफ दिखेगा इसमें भी, लेकिन ये क्या है हमारे पास, बार ग्राफ पे है। एक बार है, एक कॉलम है, ये दिख रहा है। दोनों में सेम डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ आएगा, नंबर ऑफ कॉलम जब ज्यादा आ जाएगा तो हमें क्या देगा, बार ग्राफ अच्छा विजुअल्स देता है। इतना ही डिफरेंस आता है। तो ये समझ में आया। इसी तरीके से सेकंड वाला हमारे पास क्या है, क्लस्टर बार और क्लस्टर कॉलम। डेटा सेम तरीके से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन अगर जो दिखेंगे आपको डेटा वो क्लस्टर फॉर्म में। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब है कि आप एक साथ मल्टीपल ग्रुप्स दिखा सकते हो, मल्टीपल कैटेगरीज दिखा सकते हो। जैसे उसमें क्या था, बार और कॉलम में सिंगल कॉलम था, सिंगल सिंगल कॉलम सिंगल रोज थे। बट आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज डाल सकते हो, कि एक साथ मल्टीपल कैटेगरीज आप दिखा सकते हो। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्लस्टर बोल रहे हैं। ये एक्स्ट्रा विजुअल्स आपने, कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ये क्या क्लस्टर्स पे है। अब आप इसमें हमने बताया कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों का सेम होगा एक्सिस, जिस तरीके से पुराने वाले में था, एज इट इज इसमें भी एक्सिस बनेंगे। ये हमारा एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये भी वाई हो गया। अब यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो कंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पे जो डेटा आएगा वो कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे जो भी आएंगे वो क्या होंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, ये डिस्क्रीट आएंगे। डिस्क्रीट का मतलब कैटेगरिकल डेटा। ये भी हमारे डिस्क्रीट आएंगे, डिस्क्रीट का मतलब होता है कैटेगरिकल। और यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा, और यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस। देन सेम चीज आप दोबारा दिखा सकते हो। यहाँ पे कौन सा टाइप का डेटा ले लेंगे, वाई एक्सिस में। तो मुझे क्या करना है कि सेल्स एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट का भी था ना, कि रीजन वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों दिखाना है। तो क्या करेंगे, पहले रीजन्स ले सकते हैं। रीजन हमारा क्या है, वाई एक्सिस। एंड देन एक्स एक्सिस में क्या कर सकते हो, सेल्स और दूसरा प्रॉफिट। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसको सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे भी, सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें एक चीज आपको एडवांटेज है कि बाय डिफॉल्ट इसमें स्लाइसर लग जाता है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो इसका डेटा चेंज हो जाएगा, दिख रहा है, चेंज हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट। तो स्लाइसर इसमें बाय डिफॉल्ट लगता है। उसका भी हम लोग यूज देखेंगे कैसे कर सकते हैं सारी चीजें। ये समझ में आया कि मल्टीपल चीजें आप क्या कर सकते हो, एक साथ दिखा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे क्या है क्या चीज, हाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसमें कॉपी चलेगा नॉर्मल, जिस तरीके से आप करते हो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पेज वन में आप देखोगे ये हमारा डेटा था। आप इसमें मल्टीपल चीजें दिखा सकते हो, इसमें भी आप मल्टीपल चीजें दिखा सकते हो, सॉरी इसमें मल्टीपल चीजें आप दिखा सकते हो एक साथ। कि रीजन वाइज देखना है तो रीजन वाइज देख लिया। इसमें क्या है कि पहला आपके पास दिखेगा रीजन्स और काउंट ऑफ सेल्स। तो काउंट की जगह पे हम लोग
यहाँ पे है ना हमारे पास ऑप्शंस, क्लस्टर बार और क्लस्टर कॉलम। देन इसी तरह के आपके पास क्या है, स्टैक का है, 100% स्टैक का। ये क्या करता है कि आपको डेटा कैलकुलेट करके 100% में लाके देता है कि वो परसेंटेज में किस तरीके से दिखेगा। इतना समझ में आया? दो क्रिएट करना चाहो तो साथ में कर सकते हो, एक बार कर लो। बाकी चीजें फिर डिटेल में भी चलेंगी कि कैसे विजुअल्स, तो एक एक बार मैं ब्रीफ दे रहा हूँ कि कौन सी चीजें कहाँ पे यूज होंगी। इनका यूज कैटेगरिकल दिखाने के लिए करते हैं और कंपैरिजन के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। हम्म, होता है। कंट्रोल जेड करोगे तो ये क्या करेगा, एक का स्टेप प्रीवियस चला जाएगा। नॉर्मली कंट्रोल जेड कंट्रोल सी कंट्रोल बी काम करेगा इसमें। कंट्रोल वाई का क्या होता है, जैसे मुझे क्या करना है, इसी चार्ट को फिर से कॉपी करना है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी कर दोगे, ये कॉपी हो गया। अब देखोगे तो आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हो, और इसको चेंज करना होगा तो इसमें क्लिक कर लोगे, और जो भी चार्ट इसमें क्रिएट करना चाहते हो उसमें क्लिक कर दोगे, तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उसमें क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा क्या था, कॉलम क्लस्टर चार्ट था। क्लस्टर मतलब ग्रुप्स, एक साथ मल्टीपल चीजें। बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है, काउंट ऑफ सेल्स काउंट ऑफ प्रॉफिट है, तो काउंट के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सम रख सकते हैं, तो सम आपको अच्छे से दिखेगा। काउंट। अच्छा, डेटा टाइप हमने चेंज नहीं किया था क्या वहाँ पे, डेटा टाइप चेंज किया। हम्म। हाँ, कौन सा, वाई एक्सिस पे ना, ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शंस क्या है, लेजेंड क्या होते हैं, मल्टीपल टूल टिप्स क्या होते हैं। एक्सिस अभी हमने बताया, यहाँ पे देखो, आपको कौन से एक्सिस में क्या डेटा डालना है वो आपको पता होना चाहिए। डेटा टाइप क्या होता है, कि किस में कंटिन्यूअस जाएगा किस में कैटेगरिकल जाएगा, वो हमने बताया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेस पे। और वही चीज आपको यहाँ पे लिखी दिख रही है कि आपने अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप इसमें क्लिक करोगे, तो इसका जो होगा आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगा कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इसका वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में हमने क्या डाला है, रीजन डाले, तो यहाँ पे आपको रीजन वाइज दिखेगा। अगर यही रीजन हटा के आप क्या कर सकते हो, मान लो कैटेगरीज वाइज दिखाना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ से हटा लो, और कैटेगरी वाइज कहीं पे दिख रहा था ये ऊपर में, तो यहाँ पे क्या करोगे, कैटेगरीज को क्या करोगे, लाके रख दोगे, तो ये कैटेगरी वाइज। तो ये हमारा वाई एक्सिस था। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या था, वैल्यू, कि किसकी वैल्यूज आप दिखाना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यूज दिखाया, एक काउंट ऑफ सेल्स का दिखाया और एक काउंट ऑफ प्रॉफिट का। बाय डिफॉल्ट काउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा डेटा टाइप था ना स्टार्टिंग में, उस टाइम ये हमारा कैटेगरिकल के, सॉरी ये टेक्स्ट ही था, तो हमने अभी जो अप्लाई नहीं किया है, जो हमने अभी चेंज किया था ना डेटा टाइप्स, वो अप्लाई नहीं किया है, इसलिए वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आने लगेंगे कि इसका सम करना है, एवरेज करना है, मीन करना है या मीडियन करना है। वो फिल्टर्स अलग हैं, फिल्टर अभी बंद कर रहे हो कहाँ पे ये, तो पहले जितने भी चेंजेस हैं फिर उसमें टाइम लगेगा। ये दिख रहा है कौन सा, यहाँ पे है ना हमारे पास, ये आपके पास ऑप्शन है, जिसमें क्लिक करोगे वो हो जाएगा। जैसे आपने इसको क्लिक किया, आप इसमें से जो भी चार्ट पे क्लिक करोगे वो बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। तो उसको कॉपी पेस्ट करके क्या कर सकते हो, रख सकते हो। क्या चीज, बस 5 मिनट। ये फिल्टर ये है ना, ये एरो बटन क्लिक करोगे तो आप इसको क्या करते हो, स्मॉल कर। इसी तरीके से हमारा लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट क्या करता है बता सकते हो, ट्रेंड्स को तो आपको आपको ट्रेंड दिखाना है, तो आप यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये सारा चार्ट यूज कर सकते हैं, बस पर्पस अलग होगा, डिजाइन अलग होंगे। ये हमारा क्या लाइन चार्ट है, ये लाइन एरिया चार्ट है, लाइन एरिया चार्ट है। ये क्या है, कि कॉम्बिनेशन है कि आप बार और लाइन दोनों एक साथ दिखा सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, अलग अलग चार्ट।
इसी तरीके से ये हमारा क्या वाटरफॉल मॉडल है, ये भी क्या बताता है, ट्रेंड बताता है। इसी तरीके से आपके पास ये फनल, फनल क्या करता होगा, फनल चार्ट सुना है कि आपके पास स्टार्टिंग में पूरा डेटा कलेक्ट हुआ, कि मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैंपिंग स्टार्ट की। उस कैंपिंग में स्टूडेंट स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मान लो 1000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो हमारा क्या हो गया, वो रो डेटा। तो 1000 तो हमारा रो डेटा हो गया। अब उसमें से हमने क्या किया, अपना स्टार्ट किया सेमिनार। जिस दिन सेमिनार होने वाला था उस दिन सेमिनार हुआ, लेकिन आए कितने तो 800, क्योंकि हमेशा जितना रजिस्टर करते हैं उससे कम ही आता है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा रजिस्टर किया हुआ यूजर्स आए। देन उसके बाद क्या होगा कि आने के बाद अटेंड किया और लास्ट तक रुके। लास्ट तक सारे बंदे रुकते हैं नहीं, तो मान लो कि 200 बंदे फिर बैक हो गए बीच में, तो 600 बचे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर हमने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की सेमिनार रखते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पिच करते हैं, है ना। तो जब आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं तो एनरोल किया प्रोडक्ट के लिए, मान लो 400 बंदे नहीं फिर 500 बंदे, इसलिए रजिस्टर किया है प्रोडक्ट के लिए। फिर एक्चुअल में वो खरीदते हैं 300 बंदे, और खरीदने के बाद यूज कर रहे हैं 200 जो रेगुलर यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका डेटा जो फिल्टर आउट होकर आता है कि कितना फाइनल प्रोडक्ट आपका चेंज हुआ, कन्वर्जन। तो ज्यादातर इसमें कन्वर्जन रेट निकालते हैं कि हमारा एक्चुअल में से कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है। तो हर एक इंडस्ट्री में कन्वर्जन रेट होता है। अगर आप 100 बंदे से बात करते हो तो आपका 10 प्रोडक्ट बिकता है, इस तरीके से देखते हो। सेल्स वाले ज्यादातर यूज करते हैं कि आपको बोला जाता है कि आप 100 बंदों को कॉल करोगे तो 5-10 बंदे जरूर कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो प्रोडक्ट ले ही लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो सारे डेटा मार्केटिंग वाले फनल चार्ट में इजीली दिखा सकते हैं कि जो आपका एक्चुअल डेटा था और वो रियल में कितना कन्वर्जन हुआ। तो लास्ट में आपको ये नंबर भी बताएगा, मान लो कि ये 300 बताया और ये 1000 का 300 कितना होगा, 30%। तो आप बताते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो 30%। कि अगर आप 1000 बंदों में जो पैसा खर्च कर रहे हो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, 30% बंदों से। ठीक है, आपने इसके लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा किया होगा चलाने के लिए, तो वो सबका क्या होगा, इन बंदों से आ रहा है। तो मान लो आपने कैंपिंग चलाया 10,000 का, 10,000 का कैंपिंग चलाया 10 डे का। अब उनका जो कॉस्ट होगा, आप जिनको प्रोडक्ट सेल करोगे उसी में से तो निकालोगे ना। तो जितना कम कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट का क्या होता है, रेट उतना ज्यादा होने लगता है। और कन्वर्जन जितना ज्यादा, प्रोडक्ट का रेट उतना कम। समझे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फनल में इजिली दिखा सकते हैं। देन फिर आपके पास आता है स्कैटर चार्ट। स्कैटर क्या करता है, स्कैटर कि आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, एक्स और वाई एक्सिस के बेस में कहीं पे भी दिखा सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूअस डेटा होता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो आपको हमेशा डेटा इस तरीके से दिखेगा। जैसे लाइन ग्राफ बनाते थे, 2 पॉइंट लेते थे उसको क्या करते थे, मिला देते थे। हाँ, इसका काम है कि हर एक डेटा का रिप्रेजेंट करना, कि आपके पास 1000 डेटा है तो 1000 डेटा कहाँ पे दिखेंगे, वो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से आपका डेटा दिखेगा। इसमें हमेशा क्या होगा, डेटा होगा कंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लो आपके पास सेल्स और एक प्रॉफिट, कहाँ चला गया प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स, प्रॉफिट कहाँ चला गया, सेल्स। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि हर एक डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट होगा। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कोई भी एक्सिस में ले सकते हो। तो स्कैटर प्लॉट का काम क्या होता है कि दो डेटा के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिलेशन दिखाना। कि अगर हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, कि मान लो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 10,000 है, तो उससे हम लोग कितने का सेल कर रहे हैं, 10,000 प्रॉफिट के। तो आप देखोगे जो हमारा सेल हो रहा है तो 15,000 से ज्यादा है, तो 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप 5,000 से ज्यादा प्रॉफिट करते हैं तो मान लो ये हमारा 3,000 का है। अगर आप 3,000 से ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो तो हमेशा आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट 7,000 का प्रोडक्ट सेल करना है ना। इससे हमें ये पता चलता है। तो आप दो डेटा क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप फाइंड करते हो कि कितना आपका सेल्स होगा और उसमें से कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो आपको मिनिमम अमाउंट कितने का सेल करना होगा वो पता चल जाएगा, है ना। तो इससे हमारा क्या था, स्कैटर प्लॉट होता है। ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे। देन फिर आपके पास क्या आता है, ये पाई चार्ट। पाई चार्ट का काम क्या होता है,
सही चीजें तो आ रही है। ये सेल्स ही डाल दो, वैल्यू जो एक्चुअल में जो पॉइंट में दिखेंगे दोनों का, वो चीजें अभी डिटेल में बताएंगे। बस मैं अभी एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन से चार्ट का क्या मीनिंग है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या है, पाई चार्ट। पाई और डोनट दोनों सेम है। पाई चार्ट का काम क्या होता है, परसेंटेज, वो तो नॉर्मली किसी में भी दिखा सकते हैं। कंट्रीब्यूशंस, कि कौन सा डेटा कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कि सेल्स में हमारा कौन सा रीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कंट्रीब्यूशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी चार्ट होगा वो कंट्रीब्यूशन बताएगा। ये पाई चार्ट कंट्रीब्यूशन बताता है। डोनट चार्ट में क्या होता है, बस बीच में क्या होता है, हेलो स्पेयर होता है, मतलब वो बीच में खाली होता है, डोनट की तरह दिखता है बस। देन आपका ये क्या है, ट्री। ट्री का कब यूज होगा, जब आपके पास पाई चार्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ कैटेगरीज बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, तो उसमें डेटा सही से नहीं दिखने लगता है, तो उसके जगह पे हम लोग ट्री मैप का यूज करते हैं। ठीक है। अब वही कंट्रीब्यूशन आप क्या कर सकते हो, रियल वर्ल्ड मैप में दिखा सकते हो। जैसे कोविड का डेटा किस में दिखता था, मैप में दिखता था, इंडिया के मैप में कलर के बेस पे। तो ये चीजें आप कलर के बेस में क्या दिखाते हो, मैप में दिखाते हो। तो ये चीजों का यूज, एक फील्ड मैप होता है, एक ज्योग्राफिकल मैप। तो ये भी हमारा क्या है, ये रियल टाइम मैप है। मतलब अगर आपको आज का मैप में सारी चीजें रिप्रेजेंट करवाना है तो आप रियल टाइम मैप यूज करोगे। देन फिर आपके पास आता है ये गॉज। आपने देखा है गॉज चार्ट, देखा है, बताओ, नहीं देखा। बाइक स्कूटी सब में दिखता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, आपके मिनिमम, मैक्सिमम और करंट टाइम, और आपका एक टारगेट लाइन, तीन चार चीजें दिखती है। तो रियल टाइम में क्या होता है कि आपको टारगेट दिया जाता है, सेल्स कंपनी में जाओगे फिर किसी भी कंपनी में, तो आपको एक टारगेट दिया जाता है कि इतने टाइम में इतना अचीव हो जाना चाहिए। तो एक मिनिमम लाइन होता है, एक मैक्सिमम, कि मिनिमम इतना वैल्यू जाता ही जाता है और मैक्सिमम इतना जाता है। इसके बीच में क्या होगा कि आपका करंट वैल्यू कहाँ है, कि आपने अभी तक कितना सेल किया हुआ है। देन एक टारगेट लाइन, मान लो आपका टारगेट क्या है 20 लाख, अभी तक आपने 10 लाख किया। तो इस टाइप के ग्राफ को या इस टाइप के डेटा को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये गॉस चार्ट का यूज करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। इसको बोलते हैं केपीआई भी बोलते हैं। देन आपके पास क्या है, हाँ, कार्ड। कार्ड में क्या होगा, बेसिकली वैल्यूज ही दिखाओगे। जैसे आप दिखा सकते हो कि टोटल सेल्स कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, कार्ड में डेटा डाल दोगे तो टोटल सेल्स कितना हो गया नंबर में दिखाएगा बस। कार्ड का सिर्फ इतना ही काम होता है कि आपको जितनी भी चीजें हैं वो एक नंबर में क्या करेगा, एग्रीगेट करके दे देगा कि टोटल सेल्स हमारा 2.30 मिलियंस में हुआ है। देन इसी तरीके से आप देखोगे मल्टी रो कार्ड। कार्ड क्या करता है, सिंगल वैल्यू ही रखता है। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू रखना है एक ही कार्ड में तो क्या करोगे, मल्टी रो का यूज करोगे। देन केपीआई, केपीआई क्या करता है कि आपको जो भी डेटा होगा ना वो कलर के बेस में चेंज होगा। जैसे आप स्टॉक मार्केट में देखते होगा कि अगर क्या जाता है कि अप जाता है तो ग्रीन हो जाता है, जैसे एक रेंज के बाद नीचे जाता है क्या होता है, रेड हो जाता है। तो केपीआई कलर्स में होते हैं, वही कलर आप इसमें भी दिखा सकते हो। फिर आपके पास स्लाइसर होता है, स्लाइसर क्या करता है, फिल्टर। हाँ तो फिल्टर आप यूज कर सकते हो। फिर आपके पास एक मैट्रिक्स और एक टेबल होता है, क्योंकि इसमें आपको टेबल फॉर्मेट तो दिखता नहीं डायरेक्टली इसमें विजुअल्स में, तो क्या करोगे आप खुद का अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि किस डेटा को किस टाइप में दिखाना है, तो एक टेबल फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। देन मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हम लोग क्या कर रहे थे पिवट टेबल में कर रहे थे ना, वही काम आप मैट्रिक्स में यहाँ पे करते हो, कि मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स में वैल्यू क्या करते हो, पुट करते हो। देन फिर आपके पास क्या है, ये लैंग्वेज है आर और पाइथन। जिस तरीके से पाइथन आपका लैंग्वेज है ना, उसी तरीके से आर भी क्या है, एक लैंग्वेज है। ये ज्यादातर रिसर्च बेस्ड कंपनी में यूज होता है, मतलब कैलकुलेशंस के लिए ज्यादातर यूज होता है। तो आप इनका भी डायरेक्टली यूज करके क्या कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हो। क्या ये आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा आर लैंग्वेज पार्टनर। एंड देन फिर आपके पास क्या है, की इन्फ्लुएंसर है, इसको बोलते हैं एआई विजुअल्स। आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, ये दिख रहा है एआई विजुअल्स। तो इसमें क्या है, अलग अलग अभी रिप्रेजेंट हुआ है। पहले क्या आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली टेक्स्ट में क्या कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो। क्या आप उससे करोगे टोटल सेल्स कितना हुआ उसका बार चार्ट बना के दे दो, वो बार चार्ट बना के दे देगा। कैटेगरी वाइज बोलोगे तो कैटेगरी वाइज कि किसका कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है डेटा का। कि मान लो हमारे पास 4 कस्टमर है, उसमें से पहले कस्टमर का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे पूरे डेटा में या फिर पूरे हमारे सेल्स में, तो की इन्फ्लुएंस के थ्रू दिखाते हैं। देन डिकम्पोजिशन क्या होता है कि पार्टीशंस वाइज दिखाते हो डेटा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे की इन्फ्लुएंसर मतलब कितना किसका क्या है,
क्या इन्फ्लुएंस है? इन्फ्लुएंस का मतलब कि मान लो हमारे पास 4 कस्टमर्स, चारों कस्टमर्स, मान लो कस्टमर वन, अब कस्टमर वन क्या कर रहा है, 2 टाइम्स ज्यादा हमारा सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 1.5 टाइम्स ज्यादा दे रहा है इससे, ये थर्ड वाले से। थर्ड वाला कितना दे रहा है, 1 टाइम इससे, फोर्थ वाले से। फोर्थ वाला हमारा क्या है कि नॉर्मल, इनका जो भी वैल्यू है वो सेम। तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो हमें पता चलता है इसमें। फिर इसमें क्या होता है कि आपका डिकम्पोजिशन में 3 टाइप का आप स्ट्रक्चर देखते हो। जैसे डेटा साइंस का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा साइंस पे आते हैं। फिर डेटा साइंस क्या होता है, मतलब अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होता है कि डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा इंजीनियर्स हो गए, एआई इंजीनियर्स हो गए, एमएल इंजीनियर्स हो गए। देन फर्दर क्या होता है, इनका भी कुछ पार्टीशंस होते हैं। तो आप पार्टीशंस में क्या कर सकते हो, डेटा दिखा सकते हो डिकम्पोज करके कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे आप क्या करते हो, अगर सेल्स के बेस पे देखें तो सबसे पहले आपके पास मान लो 4 कंट्रीज है, एक इंडिया है, यूएस है, और एक यूके। देन इंडिया के अंदर जाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, 28 स्टेट्स होंगे। तो सबका एक ग्राफ दिखाऊंगा इस तरीके से। 20 स्टेट्स में आपका क्या होगा, रीजन होगा, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ। मान लो सेंट्रल, अब सेंट्रल में क्या होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे। अब उसमें से क्या देना है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज में उसका डेटा देना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना सेल है। तो इस तरीके से क्या करते हो, डिकम्पोज करके रखते हो सारी चीजें। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन होता है। नैरेटिव का मतलब क्या होगा कि आपका जो भी विजुअल्स क्रिएट हुआ है उसमें आप क्या कर सकते हो, एक स्टोरी लिख सकते हो कि उस विजुअल्स का क्या मीनिंग है। तो बाय डिफॉल्ट एआई करके देगा यहाँ पे। तो वो स्टोरी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि अभी एआई उतना काम नहीं करता इसमें। फायदा क्या है कि आप उससे रेफरेंस ले सकते हो ना, कि उसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। यही सारी चीजें थी। ये भी कार्ड है, मल्टी। और ये हमारा क्या है, पावर एप्स। कि अगर आपको खुद का इसके अंदर टूल्स बनाना है, जैसे ये विजुअल्स है, आपको लगता है कि हम अपना खुद का एक नया विजुअल्स बना सकते हैं, तो आप पावर एप्स का यूज करें। अंदर आपको लगता है कि हमें क्या करना है कि चीजें ऑटोमेट करना है, कि क्लाउड से जितनी भी चीजें होंगी वो डायरेक्टली क्या ऑटोमेट हो। मुझे एक बार में पाइपलाइन बना लिया, अब सारे चीजें क्या हो कि एक बार मैंने सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक किया और वो सारा क्या हो, फ्लो सेम टू सेम फॉलो करता रहे हमेशा। तो उसके लिए फिर पाइपलाइन बनाते हैं, उसके लिए क्या होता है, पावर ऑटोमेट होता है। तो ये सारी चीजें आप उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हो, डैशबोर्ड बनाते हो उस टाइम। कि डैशबोर्ड में आपको कोई टेक्स्ट बटन चाहिए, एक्स्ट्रा बटन चाहिए, इमेज डालना है, वो सारी चीजें। फिर ये क्या है, स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या बताता है, बताया था, ट्रेंड बताता है कि स्मॉल डेटा या सिंगल कॉलम के बेस पे। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सिंगल कॉलम के बेस पे डेटा दिखा सकते हो। स्पार्क लाइन में ट्रेंड ये होता है। बाकी और इसमें वैसा कुछ नहीं। बाकी चीजें डिटेल्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 चीजें दिख रही होंगी। पहला, विजुअल्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जिस विजुअल्स में है उसमें क्या डेटा होगा वो आपको यहीं पे दिखेगा, उस डेटा के बेस पे क्या काम होगा। दूसरा, आपको फॉर्मेट, तो उसमें किस तरीके का डिजाइन करोगे, तो हमारा फॉर्मेट में आता है कि इसका विजुअल्स कैसा होगा। जेनरिक चीजें मतलब उसका टाइटल, नेम, इफेक्ट कौन सा लगाओगे, वो सारी चीजें। फिर एक आता है हमारे पास एनालिटिक्स। इसमें क्या होगा कि आपको एनालिटिक्स टूल्स ऑटोमेटिकली इनेबल्स हो जाएंगे कि कौन से चार्ट में क्या है, चीजें क्या होगा, लग सकता है। तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली इनेबल्स होंगे। जैसे एवरेज लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। तो ये सारी चीजें आप डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कंट्रोल एस और फाइल का नेम। कंट्रोल एस करोगे सेव हो जाएगा, फाइल का नेम दे देना है। बस लोकेशन याद रखना कहाँ पे सेव किया है। इतना समझ में आया। कल से प्रैक्टिकली होगा, सारी चीजें आपको खुद करना होगा। हाँ, और 10 बजे आना है, 10:30 बजे के बाद आते हो सब। हाँ, ये फिर करो। क्लास 10 बजे स्टार्ट होती है, मतलब 10:10 तक स्टार्ट होती है। 10:30 बजे के बाद क्यों आते हैं सब लोग, हो जाता है।